मासूमा कमरे में आने से पहले फर्स्ट एड बॉक्स से नींद की गोली लेकर आई थी और आते ही खाकर लाइट ऑफ करके अपना मोबाइल लेकर बेड पर लेट गई। एक बार फिर एक मोबाइल उम्मीद से मोबाइल उठाया कि शायद बादल का कोई रिप्लाई आया हो, मगर एक मरतबा फिर से मायूसी हुई ये देखकर कि बादल का कोई जवाब नहीं आया था। क्यों इसे एक बार फिर शिद्दत से रोना आया। बेतहाशा दर्द करते सर को अपने हाथों से दबाती हुई सिसक रही थी। इस खूबसूरत कमरे का माहौल आज बहुत अफसरदा सा हो रहा था। आज वहाँ मासूमा की दबी दबी सिसकियाँ गूंज रही थी जो माहौल को सोगवार बना रही थी। बार बार अपने हाथों की उंगलियों से सख्ती से अपने गालों को भिगोते आंसू साफ कर रही थी, जिसकी वजह से इसे अपने दाएं रुखसार पर बेहद दर्द का एहसास होता। मगर फिलहाल इसे शिद्दत से बादल की याद आ रही थी। वो अपनी कैफियत समझने से कासिर थी कि आखिर वो क्यों इतनी बेचैन हो रही थी। जब तुम्हें नहीं आना था तो कह देते मुझे, मैं ही पागल हूँ जो समझ रही थी तुम आज ज़रूर आओगे। तुमने ठीक कहा था, हमें एक दूसरे से इतनी उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए कि अगर एक शख्स उम्मीद पर पूरा ना उतरा तो दूसरे को अफसोस हो। वो रोती सिसकती जाने कब नींद की वादियों में उतर गई। इससे खबर ही ना हो पाई। दोपहर में जब वो थोड़ा फारिग हुआ तो घड़ी में वक्त देखकर अंदाज़ा लगाया इस वक्त मासूमा यूनिवर्सिटी से आ चुकी होगी। इसी अंदाजे के बिना पर इसने मासूमा को मैसेज किया था और चंद लम्हों बाद मासूमा का जवाब देकर इसके संजीदा चेहरे पर मुस्कुराहट खिली थी। मगर मासूमा को ज़्यादा बात न करने से अंदाज़ा था कि वो इससे खफा है। वो चाहकर भी इतने दिन से घर नहीं जा सका था, मगर जब मासूमा ने कहा कि आज ही आ जाऊँ तो इसने फैसला किया था कि अब आज ही शराजी हाउस जाएगा। इसे अपनी जाना की बेकरारी खासी पसंद आई थी। वो खुद भी जाने के लिए इसकी जानिब खिंचता जा रहा था। अभी वो कोई ज़रूरी काम निपटाकर जल्द से जल्द शराजी हाउस जाने का इरादा रखता था, इसलिए इसने मैसेज पर मासूमा को नहीं बताया था, बल्कि वो इसे सरप्राइज़ देना चाहता था। जल्दी सब काम करने के बावजूद इसे खासी देर हो गई। अब शराजी हाउस में अपने कदम रखे तो इस वक्त रात के 12 बज रहे थे। हर सौ खामोशी ने अपना डेरा जमा रखा था। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता लाउंज में दाखिल हुआ। इस वक्त शराजी हाउस की तमाम बत्तियाँ बुझ चुकी थी। जीने चढ़ने के बाद वो अपने कमरे की जानिब बढ़ा। कमरे के सामने रुककर दरवाजे का हैंडल घुमाने पर जब दरवाज़ा ना खुला तो इसे अंदाज़ा हो गया कि वो दरवाज़ा लॉक करके सो चुकी है। अपने ब्लैक लेदर की जैकेट के अंदर की जेब से एक चाबी निकाली और लॉक में घुमाई तो दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खोल के जब कमरे में दाखिल हुआ तो कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। इसे काफ़ी हैरत हुई क्योंकि मासूमा को नाइट बल्ब ऑन करके सोने की आदत थी। फ़ौरन इसने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और स्विच बोर्ड से नाइट बल्ब ऑन किया। वो इसे सर से पाँव तक चादर में लिपटी बेड पर सिमटी हुई लेटी नजर आई। मासूमा को इस तरह लेटे देखकर जाने क्यों उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ था। ऐसे क्यों लेटी है, यह तबीयत तो ठीक है ना इसकी। वो परेशानी के आलम में मासूमा की जानी पड़ा था। वो तेज़ तेज़ कदम उठाता बैठ कर करीब मासूमा के पास आकर रुका और फ़ौरन हाथ बढ़ाकर इसके ऊपर से चादर उतारी। इसका नाजुक वजूद सिमटा हुआ था। इसे इस तरह सिमटे हुए लेटे देखकर बाजिल की पेशानी पर पलों का इजाफा हुआ था। नाइट बल्ब की मदम रोशनी में वो इसके लड़ते वजूद को बगौर देखने लगा। वो दाएं जानिब करवट लिए सो रही थी, मगर नींद में भी वो किस कदर बेचैन थी इसका हल्का हल्का कपकपाता वजूद देखकर अंदाज़ा हो रहा था। इसने इसके चेहरे से बाल हटाए और नरमी से अपने हाथ से इसकी पेशानी को छुआ जो बुखार का अंदेशा दे रही थी। एकदम इसे परेशानी ने आंख घेरा। जाने वो कब से बुखार में तप रही थी, जो हालत इस कदर बुरी हो रही थी। जाना, बाजिल ने इसकी पेशानी को हल्का सा दबाना शुरू किया और मोहब्बत और फिक्र से इसे पुकारा था। जाना, क्या हुआ है, कब से है बुखार तुम्हें? वो इसके चेहरे पर झुका माथा हल्का हल्का दबाता कह रहा था, जबकि इसके लहजे और अंदाज में फिक्रमंदी वाज़िह थी। जाना, प्लीज़ आंखें खोलो, बताओ मुझे, मेडिसिन ली है तुमने? मासूमा को हनूस सोते देखकर मुसलसल इसे बेदार करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो हल्का सा कसमसाकर फिर से सो जाती थी। जाना भी वो इसे दोनों कांधों से थाम कर सीधा करने ही लगा था, जबकि इसकी जीन्स की जेब में मौजूद इसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। इसने नागवार से मासूमा से दूर होकर जेब से मोबाइल निकाला और स्क्रीन पर कायम का नाम देखकर इसके चेहरे पर नागवारत मज़ीद दर आई। कहाँ हो तुम? मोबाइल कान से लगाकर मध्यम रोशनी में इसने मासूमा के मोबाइल की तलाश में कमरे में निगाह दौड़ाते हुए सरसरी सा पूछा। बस पहुँचने वाला हूँ घर। मोबाइल के स्पीकर पर कायम की आवाज़ उभरी, जबकि मासूमा को मोबाइल से साइड टेबल पर पड़ा नजर आया। इसने वो आगे बढ़कर उठा लिया और कायम की बात सुनने लगा। मतलब घर पर नहीं हो तुम? सर्द अंदाज में इसने कायम से पूछा और अपना मोबाइल कान से लगाया। इसने मासूमा का फ़ोन चेक किया, मगर इसे अपने सिवा किसी और का मैसेज ना मिला और ना कॉल मिली। यह देखकर इसे तसल्ली हुई। तुम्हारा काम हो गया है तकरीबन, कायम का इसका सर्द अंदाज महसूस करते इसकी बात नज़रअंदाज करते गोया हुआ तकरीबन। मासूमा का मोबाइल वापस साइड टेबल पर रखे इसने सपाट अंदाज में पूछा। बेशक वो काम को लेकर मामले में बिल्कुल नरमी नहीं करता था और कायम का तकरीबन कैसे से खासा नागवार गुजरा था। मुझे पता है आज मिलना था, मगर मुझे एक ज़रूरी काम की वजह से लाहौर जाना पड़ा, इसलिए ना चाहते हुए कायम को भी वजाहत करनी पड़ी। ओह लाहौर, तो ये ज़रूरी काम था तुम्हारा, समझ गया, बाजिल ने तंज़ी अंदाज में कहा और मदम रोशनी में अपनी बताड़ी पर हाथ फेरता फिर से मासूमा को देखने लगा।
क्या कायम ने नासमझी से पूछा, अगर इतनी ही अपनी बीवी की याद सताती है तुम्हें तो इसे कराची क्यों नहीं ले आते। बाजिल दबी दबी आवाज़ में गुर्राया था, जबकि निगाहें मासूमा के लड़ते सरापर पर थी। क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं किसी और काम से गया था लाहौर। मोबाइल स्पीकर से कायम की चिंगाड़ती आवाज़ उभरी थी कि बाजिल ने नागवारे से एक पल को मोबाइल कान से हटाया। चलो मान लेता हूँ, मगर कल मेरा दिया गया काम हो जाना चाहिए और मीडिया को खुले दिल से इन्वॉल्व करना काम में। दोबारा मोबाइल कान से लगाकर वो थाकुम अंदाज में कहता बगैर कायम की बात सुने कॉल काट चुका था और मोबाइल में इस पर पटक कर मासूमा की जानिब बढ़ा। मासूमा मेरी जान उठो, मुझे बताओ कि कुछ खाया था तुमने, मेडिसिन ली। वो एक बार फिर इसके करीब आकर इसके ऊपर झुका था, इसके बालों को सहलाते हुए नरमी से पूछने लगा। मगर मासूमा हनूज सोती रही तो इसे कुछ अजीब एहसास हुआ। इसकी गहरी नींद तो नहीं सोती थी, इससे कुछ गड़बड़ का एहसास शिद्दत से हुआ। तभी इसकी निगाह फर्श पर पड़ी जहाँ कुछ पैकेट नुमा चीज़ पड़ी थी। एक लम्हा ज़ाया किए बगैर बाजिल ने फर्श से वो उठाया। ये एक दवाई का पैकेट था। मध्यम रोशनी की वजह से इसे नाम पढ़ने में मुश्किल हुई तो इसने हाथ में थामे स्विच बोर्ड की जानिब बढ़ा और लाइट ऑन की और नाम पढ़ते ही इसने गुस्से से मासूमा को देखा। मासूमा ने स्लीपिंग पिल्स क्यों ली हैं? बेवकूफ़ लड़की। वो एकदम गुस्से में आया था और जानेहाना अंदाज में मासूमा की जानिब बढ़ा और इसे दोनों कंधों से थाम कर बिठाया तो वो बौखला गई और अपनी अधखुली आंखों से, नींद से बोझिल आंखों से बाजिल को देखने लगी। मगर बाजिल तो इसका सूझा हुआ चेहरा देखकर ठटक गया और इसके चेहरे का जायजा लेने लगा। मासूमा के दाएं रुखसार पर उंगलियों के वाज़ेह निशानात देखकर चंद पल लगे थे इसे सूरत हाल समझने में और फिर आहिस्ता आहिस्ता बाजिल की आंखों की सुर्खी बढ़ रही थी और चेहरे पर चट्टानों जैसी सख्ती दराई थी। प्लीज़ सोने दे, मेरे सर में दर्द है बहुत। वो बोझल और सुर्ख आंखों से बाजिल को देखती हुई बोली, क्या हुआ था तुम्हें? किसने हाथ उठाया है तुम पर? बेहद सर्द अंदाज में वो इसके दोनों कांधों को झिझोड़ कर गुर्राया था कि इसकी बुलंद आवाज़ सुनकर चंद पल में ही मासूमा की नींद उतर गई थी और आहिस्ता आहिस्ता हवास बेदार होने लगे थे। वो मुझे नींद आ रही है, प्लीज़ मुझे सोने दें। वो सूरत हाल समझती बाजिल के चट्टानों जैसे चेहरे से निगाहें चुराते हुए मनमनाई थी। किसने हाथ उठाया है तुम पर? मासूमा की बात नज़रअंदाज करता वो एक बार फिर धाड़ा था कि मासूमा यकदम सहम गई और अपनी आंखें बंद कर लीं। मगर बंद आंखों से भी वो अपनी आंखों से को बहने से रोक ना सकी, जबकि इसे बेआवाज़ रोता देखकर बाजिल ने एक पल को अपनी आंखें बंद करके फिर खोली और गहरा सांस लिया और मासूमा के कंधों से अपने हाथ हटाता जाना। किसने हाथ उठाया है बताओ मुझे। अपनी मुट्ठियाँ सख्ती से पीछे वो बहुत सर्द अंदाज में बोला था। बहुत कोशिश के बाद भी वो अपना लहजा नरम ना कर सका। मासूमा का मुरझाया सूझा हुआ चेहरा जिस पर उंगलियों के निशानात वाज़िया थे, आंखें रोने की वजह से या फिर नींद के बाइस सुर्ख और सूजी हुई थी, हल्का हल्का कपकपाता वजूद। इसे इस तरह देखकर बाजिल के दिल में कई तीर पेवस्त हुए थे। वो कभी भी अपनी माँ या शिराजी हाउस में मौजूद औरतों पर होता जुल्म रोक नहीं सका था। अपनी माँ को तो इसने 6 साल की उम्र में ही खो दिया था, मगर जब वो 10 साल का था तब शिरीन साहिबा इसके बाप की दूसरी बीवी बनकर शिराजी हाउस आई थी। मगर हर औरत की तरह इन पर भी होते जुल्म पर वो चुप ना रह पाता था। मगर जब कभी वो इनके लिए आवाज़ उठाता और इसके बाप दादा इसे यह कहकर खामोश करवा देते थे कि वो इनकी बीवियाँ हैं, इनकी मिल्कियत है, वो जो चाहे कर सकते हैं, तो वो इनके मामलात से दूर रहे। और फिर वो जानता था कि इसने खुद को कुछ भी करने से रोका, इसे नफरत हो गई थी इसी तरह के माहौल से। तभी दादा जान कायम और से शिराजी हाउस के लिए दूर रखते थे। मगर आज अपनी बीवी को इस हालत में देखकर इसका दिल कर रहा था हर चीज़ तहस नहस कर दे। प्लीज़ बताओ किसने मारा है तुम्हें? बाजिल एक बार फिर धाड़ा था कि मासूमा की बर्दाश्त यहाँ जवाब दे गई और अपने बाजुओं को बाजिल के गिर्द धमायल करती इसके सीने से लगकर से कर रोने लगी और घुट घुट कर रोते देखकर बाजिल के दिल को बेतहाशा तकलीफ़ होने लगी। इसे ये बात काट रही थी कि इसकी बीवी को पर हाथ उठाने की जरूरत कोई कैसे कर सकता है? चुप नहीं रहो, मुझे बताओ क्या हुआ है तुम्हें? किसने हाथ उठाया है तुम पर? प्लीज़ बताओ। बाजिल इसे नरमी से खुद से जुदा करता इस बार नरमी से पूछने लगा। मगर मासूमा ने बेबसी से इसे देखा और फिर सर और निगाहें झुकाकर बेआवाज़ रोने लगी। मासूमा की हनोस खामोशी से वो झंझला गया था। मज़ीद इसका रोना इसे बेहद परेशान कर रहा था। वो इसे वहीं छोड़कर तेज़ तेज़ कदम उठाता कमरे से बाहर निकला था, जबकि मासूमा चंद लम्हे इसके जुनूनी अंदाज के बारे में सोचती रही और फिर आंसू साफ करती परेशानी से इसके पीछे कमरे से बाहर निकली। जब वो सीढ़ियों के पास पहुंची तो इसके कदम वहीं झूम गए। इसी हाल में से चीज़ों के टूटने की ज़ोरदार आवाज़ें आ रही थीं। यकायक शिराजी हाउस की बत्तियाँ रोशन होने लगी और वहाँ का हर मकीन ज़ोरदार आवाज़ें सुनकर अपने अपने कमरे से बाहर निकल रहा था, जबकि 5 मिनटों में ही बाजिल इस खूबसूरत लाउंज की हालत बिगाड़ चुका था। कीमती वाज़, कीमती आईने, सजावट की हर वो कीमती शय जो इसके सामने आ रही थी वो उठाकर ज़ोर से ज़मीन पर पटक रहा था। यकीनन शिराजी हाउस के हर मकीन को ख्वाब खरगोश से बेदार करने का अच्छा तरीका आजमाया था बाजिल शिराजी ने। मुज़फ़्फ़र साहब समेत हर कोई लाउंज में आ चुका था और बाजिल का जानेहाना अंदाज देखकर सबको अंदाज़ा हो चुका था कि बाजिल को आज हुए वाक़े का इल्म हो चुका है। बाजिल, मुज़फ़्फ़र साहब ने आगे बढ़कर इसे रोकना चाहा, मगर बाजिल ने इनकी पुकार नज़रअंदाज करके शीशे का मेज़ उठाकर ज़ोर से फर्श पर दे मारा।
कि बाकी सब तो चकनाचूर शीशे को होता देखकर कांप ही उठे थे, बल्कि मुजफ्फर साहब के बाजिल की जानिब बढ़ते कदम वही जम पर गए थे। बाजिल मेरे शेर ठंडे रहो। वो एक बार फिर वहीं खड़े बाजिल को देखते आहिस्ते से बोले थे। जबकि बाजिल ने इनकी कोई बात का जवाब न दिया, वहाँ मुलाजमीन समेत हर कोई पहुँच चुका था, सिवाय साजिद साहब के। जबकि माजिद साहब और आबिद साहब की पेशानी भीगने लगी थी, जबकि मासूमा बमुश्किल अपना लरजता वजूद लेकर सीढ़ियाँ उतरती लाउंज में दाखिल हुई थी। बाकी सबने लाउंज में दाखिल होती मासूमा को देखा तो मासूमा ने भी अपनी सूझी हुई आंखों से देखा, फिर निगाहों का रुख बदल कर बाजिल की जानिब किया। इसी पल बाजिल ने भी मासूमा को देखा और बाकी सबको नज़रअंदाज करता चंद कदम आगे बढ़कर मासूमा तक पहुंचा, जबकि मासूमा ने सहम कर 2 कदम पीछे हुई थी और अपने दुपट्टे पर हाथ से गिरफ्त मजबूत कर ली। हाँ, अब बताओ किसने हाथ उठाया है तुम पर? वो झपट कर मासूमा तक पहुंचा और इसने बाजू थाम कर इसे पुकारा था कि इसकी भारी गरजदार आवाज़ शराजी हाउस में गूंजी थी। मासूमा समेत हर कोई कांप उठा था। आप प्लीज़ मेरी बात सुने। वो बाजिल की गिरफ्त में अपनी आवाज़ और वजूद की कपकपाहट पर काबू पाती बमुश्किल बोल पाई थी। हाँ, तुम्हें ही सुनना चाहता हूँ। बताओ किसने किया है ये, बोलो। किसने किया है बोलो। अपने एक हाथ से इसके दाएं गाल को छूकर महसूस करते नरमी से पूछा था, मगर मासूमा इसका नर्मनेस पाती हल्का सा करा उठी और अपनी आंखें मीच ली थी। बाजिल ने। बाजिल, क्या कर रहे हो? या तुम छोड़ो इसे। ये कायम की धाड़ती आवाज़ थी जो अभी शराजी हाउस में दाखिल हुआ था, मगर लाउंज से बाजिल की चिंगाड़ती आवाज़ सुनकर फ़ौरन अंदर दाखिल हुआ, मगर सामने रोती हुई आंखें मीचे मासूमा को बाजिल की गिरफ्त में देखकर इसका दिमाग गुस्से से बटने लगा था। वो फर्श पर बिखरे कांच की परवाह किए बगैर भागकर फ़ौरन इन तक पहुंचा था और बाजिल को बाजू से पकड़कर पीछे धकेला था और मासूमा के बाजुओं से बाजिल के हाथ उठाए थे। तुम बीच में मत आओ। कायम शराजी में अपनी बीवी से मुखातिब हो, कोई बीच में नहीं आएगा। बताओ मुझे किसने जुर्रत की है बाजिल शराजी की बीवी पर हाथ उठाने की? वो कायम को लहूलुहान आंखों से देखता ढा रहा था। एक बार फिर मासूमा से मुखातिब हुआ जो अब कायम के सीने में मुँह छुपाए रो रही थी। जबकि इसकी बात सुनते ही कायम ने अपने सीने से लगी मासूमा को खुद से जुदा किया और इसको परेशानी से देखने लगा। मासूमा मेरी जान, मेरी गुड़िया, क्या हुआ है? बच्चे बताओ मुझे। कायम इसका चेहरा दोनों हाथों से थामकर फिक्रमंदी से पूछने लगा, जबकि मासूमा को सूजा गाल देकर इसकी आंखों में सुर्खी उतरी थी और माथे पर बलों में इजाफा हुआ था। भाई, आप दोनों गुस्सा नहीं करें प्लीज़, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाजिल के जुनूनी अंदाज पर हकीकतन सहम गई थी। तिरछी निगाहों से इसे देखती कायम से आस्ते से बोली, चेहरा देखा है तुमने अपना? कहाँ से लग रहा है तुम ठीक हो? मासूमा की आहिस्ता आवाज़ भी बाजिल ने सुन ली थी और इसके चेहरे की जानिब इशारा करता दहाड़ उठा। तुम ठंडे रहो बाजिल, मैं बात कर रहा हूँ ना। बाजिल के चीखने पर कायम ने इसे हाथ के इशारे से खामोश कराता सपाट अंदाज में बोला और फिर मासूमा को संजीदा निगाहों से देखने लगा। मासूमा, मुझे बताओ, बाबा ने हाथ उठाया है तुम पे? मासूमा को देखते हुए वो सर्द अंदाज में पूछने लगा कि मासूमा ने कुछ भी बगैर कहे सुने बगैर घुट घुट कर रोना शुरू कर दिया और सर कायम के सीने पर टिका दिया। जबकि कायम और बाजिल ने एक दूसरे को देखा और फिर वहाँ खड़े मुजफ्फर साहब को, जिन्होंने इन दोनों से नज़रें चुरा लीं, बाहर बुलवाए अपने बेटे को। दादा जान, कहाँ छुप कर बैठे हैं वो? इनकी जुर्रत कैसे हुई मेरी बीवी पर हाथ उठाने की? बाजिल वहाँ दीवार पर बाकी सब घर के मर्दों की तस्वीर के साथ लगी साजिद साहब की तस्वीर पर टैच से वास मारकर नीचे गिराता हुआ धाड़ा कि शराजी हाउस की दरो दीवार इसकी धाड़ पर लर्ज गई। बस करो बाजिल, कायम ने मासूमा की जानिब इशारा करते हुए बाजिल को बुलंद आवाज़ में कहा। शराजी साहब, कहाँ छुपाया है अपने भाई को? बताएं मुझे। बाजिल कायम को नज़रअंदाज करता माजिद साहब की जानिब बढ़ा जो अपने बेटे का जुनून देखकर बार बार अपनी पेशानी पर आया पसीना साफ कर रहे थे। बाजिल बेटा, मुझे नहीं मालूम, वो धीमी आवाज़ में बोले थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि शराजी ब्रदर्स को ये एक काम दूसरे की शराकत के बगैर करे? मैं मान ही नहीं सकता। आप नहीं जानते कि आपका भाई कहाँ है? वो माजिद साहब को अपनी लहू आंखों से देखता हुआ बेहद संजीदगी से बोला और वहाँ पड़ी कुर्सी को ज़ोर से ठोकर मारी। भाई प्लीज़ रोकें इन्हें, मासूमा ने धीमी आवाज़ में कायम के सीने से लगे इल्तिजाई अंदाज में भीगी आवाज़ में कहा, जबकि इसका सर शदीद दर्द कर रहा था। बाजिल बस करो। कायम बाजिल का घूरता बुलंद आवाज़ में बोला था, ये नहीं होना चाहिए था दादा जान, मैंने आपको कहा था। मासूमा को यहाँ ज़रा बराबर खरोंच भी आई तो आपके होते हुए हुआ है ना? ठीक है, नहीं हुआ दादा जान। मासूमा का बेआवाज़ रोना कायम को तड़पा रहा था। वो मुजफ्फर साहब को बेहद सर्द अंदाज में गोया हुआ, किसी को इन्हें छोड़ूंगा नहीं मैं, किसी को भी नहीं। कल शाम तक इंतज़ार करें और अपने भाई को भी बता दीजिएगा, कहीं भी छुप जाएं। बाजिल शराजी की नज़रों से ज़्यादा वक्त भाग नहीं सकता कोई। कल शाम मिलते हैं एक बहुत बड़े सरप्राइज़ के साथ। जस्ट वेट एंड वॉच दैट टाइम आई डू डियर शराजी ब्रदर्स। बाजिल कदम कदम चलता माजिद और आबिद साहब के सामने सीने पर हाथ बांधे खड़ा हुआ और अपनी अंगारा आंखों इनके मकरू चेहरों पर जमाए बेहद सर्द मायरी से बोल रहा था और फिर चलता हुआ कायम के पास गया
और हाथ बढ़ाकर मासूमा का बाजू थामा और उसके भीगे चेहरे को एक नज़र देखता इसका हाथ मजबूत से थामा और लाउंज से निकल गया। बाजिल मासूमा का हाथ थामकर शिराजी हाउस के सब मकीनों को हक्का बक्का छोड़कर लाउंज से जा चुका था, जबकि कायम ने भी एक सर्द निगाह सब पर डाली और लाउंज से बाहर निकलेगा। जब दादाजान की नरम मगर बुलंद आवाज़ उसके कानों में पड़ी, कायम बेटा, बाजिल ने तो मेरी कोई बात नहीं सुन, तुम तो सुन लो मेरी बच्चे। उन्होंने कायम ने इनकी गर्मजोशी इनकी निगाहों से देखते हुए बोले, जबकि कायम ने महज सवालें हमें उचकाई थी, जब जुबान से कुछ ना बोला। इसका चेहरा किसी भी तासुर से आ रही था, बेहद संजीदा था। बेटा देखो, मैं मानता हूँ साजिद ने गलत किया, हाथ नहीं उठाना चाहिए था इस पर, मगर बेटा क्या तुम नहीं जानते इस लड़की को? वो खुद सर है और बदतमीज़ी वो बेचैन हो रहे थे, कहीं इनका दूसरा पोता भी मुँह ना मोड़ कर कमरे में चला जाए, इसलिए जुस्बुस होकर वसाहत देते हुए बोले। मासूमा ने कभी किसी से बदतमीज़ी नहीं की दादाजान, लेकिन लोगों के पस्त ख्यालात का क्या किया जा सकता है? हाँ, सच्ची बात कहने वाला बेअदब और बदतमीज़ कहलाता है। अगर तमीज़दार नाहक बात बर्दाश्त करना और जुल्म के ख़िलाफ़ खामोश रहना, तो मैंने ऐसी तमीज़ वाकई अपनी बहन को नहीं सिखाई। इसका लहजा बेहद सर्द था, चेहरा भी किसी के तासुर से आ रही था और चट्टानों जैसी सख्ती लिए हुए था, मगर धीमी आवाज़ में वो निगाहों का रुख फर्श पर बिखरे टुकड़ों पर जमाए हुआ था। बेटा अब तुम तो गुस्सा नहीं करो, देखो ज़रा, बाजिल ने तो मेरी बात कोई सुनी ही नहीं। वो कायम का सर्द अंदाज देखकर एकदम फ़िक्रमंद हुए थे, मोहब्बत और इल्तिजा से कहते हुए, अब वो कोई सफाई देनी बाकी है, एक दिन में क्या हालत कर दी है इसकी, आप मुझे कॉल करके भी तो बता सकते थे। माजरत दादाजान, मगर आपने मेरी बात का पास नहीं रखा। मैंने कई साल पहले भी आपसे कहा था, सिर्फ इस शर्त पर शिराजी हाउस में रहूँगा कि मेरी बहन को ज़रा बराबर भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, मगर मैं अपनी बहन के साथ हुआ सलूक हरगिज़ फरामोश नहीं कर सकता। दादाजान वो एक ठंडा मिजाज आदमी था, मगर यहाँ बात इसकी अजीज़ जान बहन की हो रही थी। बार बार इसकी आंखों के सामने मासूमा का सूजा हुआ चेहरा, रोई हुई आंखें और घुट घुट कर रोना याद आ रहा था। मासूमा की हालत इसे तकलीफ़ से दो चार कर रही थी। कायम बेटा, बाजिल तो जज्बाती है, मगर तुम तो समझदार हो, ऐसे अपने दादा से बदजन ना हो मेरे शेर। मेरी ज़िंदगी बस तुम दोनों से है। 2 कदम इस तक पहुँचते मोहब्बत 5 निगाहों से देखते हुए कह रहे थे, जबकि कायम का हर अंदाज इन्हें एहसास दिला रहा था कि वो बहुत ज़ब्त कर रहा है, क्योंकि वह जानते थे बाजिल अपना गुस्सा निकाल चुका है हर चीज़ पर, मगर कायम उसकी फितरत में ही बर्दाश्त और सब्र की आमेजिश है। और मेरा सब कुछ मेरी बहन है दादाजान, ये बात मैं बारहा आपसे कह चुका हूँ। वो ठंडे ठार लहजे में बोला था, जबकि वहाँ मौजूद शिराजी हाउस में मुजफ्फ़र साहब को देख रहे थे, जो महज अपने पोतों की बेपनाह मोहब्बत करते थे, बाकी किसी की नहीं कोई परवाह नहीं थी। जबकि वहाँ खड़ी चच्ची के दिल में ठेस उठी थी। इनके दिल से आवाज़ आई कि काश इनकी बेटियों का भी ऐसा भाई होता, तो आज ऐसी टूटी हुई और सिसकती हुई ज़िंदगी ना गुजार रही होती। मगर ये दुआ उन्होंने ज़रूर की थी कि खुदा इनकी बेटियों के नसीब इन जैसे ना करे और शौहर बाजिल या कायम जैसा मिले इन्हें। अगर तुम कहते हो तो इस सब के लिए तुम्हारा दादा तुमसे माफ़ी मांग लेता है। मुजफ्फ़र साहब ने इसे देखते हुए इल्तिजाई अंदाज में कहा और किसी की परवाह किए बगैर पशेमानी से हाथ जोड़ दिए, जिन्हें एक जस्त में कायम ने अपने हाथों में थाम लिया। मगर मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता दादाजान। जब मैं अपने बाप के साथ हज़ार इख्तलाफात के बावजूद ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकता, महज इसलिए कि वो मेरा बाप है, तो फिर आप तो मेरे लिए काबिल एहतराम है। इस बार इनकी आंखों में देखता लहजे में बेहद एहतराम लिए बोला कि मुजफ्फ़र साहब जैसे करख्त शख्स के आंखों में नमी छा गई, जिसे वो आंखें चपका कर छुपा गए। मुझे मालूम है तुम कभी अपने दादा से नाराज़ नहीं हो सकते। जीते रहो मेरे पोते। उन्होंने इसके सर पर बोसा देते हुए शफकत भरे अंदाज में कहा, मगर याद रखिएगा दादाजान, बेशक वो मेरे बाप है, मगर अपनी माँ के साथ हुए जुल्म में अभी भूला नहीं हूँ और मासूमा पर हाथ उठाकर इन्होंने मज़ीद गलत किया है। बाजिल तो क्या, मैं भी इस बार किसी को नहीं छोड़ूंगा। कायम का लहजा एक बार फिर बेहद सर्द हुआ था, जबकि आंखों में कर्ब वाज़ा हुआ था, जिसे वह महारत से छुपाकर एक सर्द निगाह माजिद साहब और आबिद साहब के उड़े हुए चेहरों पर डालकर वहाँ से जा चुका था। जबकि मुजफ्फ़र साहब बेबसी से इसको जाते देखने लगे, यहाँ तक कि वह निगाहों से ओझल हो गया। वो मासूमा के कमरे में ले जाकर इसे बेड पर बिठा चुका था और नूरी को दूध लाने का कहा, तो अब मुसलसल कमरे में चक्कर काट रहा था। मासूमा बेड पर सिमटी बैठी तिरछी निगाहों से इसके बेहद संजीदा चेहरे को देख रही थी, जो बगैर कुछ कहे खतरनाक तेवर लिए कमरे में तेज़ तेज़ इधर से उधर चक्कर काट रहा था। जब दरवाजे पर हल्की सी दस्तक के साथ नूरी हाथ में दूध का गिलास और फर्स्ट एड बॉक्स लिए दाखिल हुई, बाजिल ने इसके हाथ से दोनों चीज़ें लेकर इसे जाने का हुक्म दिया, तो वो मुअद्दिब सी सर झुकाकर वहाँ से चली गई।
बाजिल दूध के गिलास और फर्स्ट एड बॉक्स मेज़ पर रखकर वापस मुड़ा और दरवाज़ा लॉक करके मासूमा की जानिब बढ़ा। मासूमा नामुज़ अंदाज में मज़ीद खुद में सिमट गई। बिलाशुबा फिलवक्त से बाजिल के बेहद संजीदा चेहरे और कुछ देर पहले के जुनूनी बाजिल से खौफ महसूस हो रहा था, और कोशिश के बावजूद वो अपनी घबराहट और खौफ पर काबू न पा सकी। इसका वजूद हल्का सा लर्ज रहा था, जबकि अब बाजिल बेड पर बैठकर इसके सामने बैठ चुका था और हाथ बढ़ाकर मासूमा की कलाई थामी और इसे अपने करीब किया और सपाट चेहरे से इसके सुर्ख चेहरे को देखने लगा, जिसे देखकर इसने अपने जबड़े सख्ती से खींच दिए। कहाँ दर्द हो रहा है? बेहद सर्द अंदाज में पूछा गया कि बाजिल के हाथ में मुकीद इसका हाथ कब खबा गया, और इसने लरसती पलकों को उठाकर बाजिल के संजीदा चेहरे को देखा। सर में इसकी सर्द निगाहों से बेहाल होती वो बमुश्किल बोल पाई थी और फिर निगाहें झुका की। जब सर में दर्द होता है तो कौन सी मेडिसिन ली जाती है? अब वो इसकी कलाई से अपना दायां हाथ उठाकर इसके दाएं रुखसार तक ले गया और इसके सूजे हुए गाल को अपनी उंगलियों से सहलाने लगा कि मासूमा को इसका नरम ने अपने गाल पर पाकर दर्द की लहर महसूस हुई थी। इसकी आंखों में मोती चमकने लगे, मगर बाजिल की उंगलियों की हरकत को वो चाहकर भी रोक ना सकी। पेन किलर वो बेबसी से बोली थी। वो अपने बहती आंसू को साफ भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इसकी दोनों कलाइयाँ बाजिल की मजबूत गिरफ्त में कैद थीं। गुड़ तो जाना, जब सर में दर्द होता है तो पेन किलर लेते हैं, राइट? वो इसके बहते आंसू अपनी हाथ की पूरों से नरमी से साफ करता तस्दीक चाहता हुआ बोला, जबकि मासूमा ने झुके सर को इस बात में हिलाया, जबकि वो इसके बेतुके सवाल समझने से कासिर थी। तो जाना, तुमने स्लीपिंग पिल्स क्यों ली? वो मज़ीद इसके चेहरे के मासूमा के चेहरे के करीब अपना चेहरा ले जाता हुआ सर्द लहजे में पूछने लगा। वो मुझे नींद नहीं आ रही थी, आइंदा ऐसा नहीं करूँगी प्लीज़। सॉरी। मासूमा ने सख्ती से अपनी आंखें मीच लीं। तुमसे यही इसी उम्मीद है मुझे। और बेड से उठ खड़ा हुआ, जबकि मासूमा गहरे गहरे सांस लेते हुए बमुश्किल खुद को रोने से रोक रही थी, मगर फिर भी मुसलसल इसकी आंसू इसका चेहरा भिगो रहे थे। अभी वो संभली कहाँ थी जब एक बार फिर बाजिल से करीब आकर बैठ गया। थर्मामीटर से इसका बुखार चेक किया, फिर गिला एक गोली खुद ही मासूमा को खिलाकर अब इसके लबों से दूध का गिलास लगा चुका था। मासूमा को बगैर किसी हुज्जत के वो गिलास ख़त्म करना पड़ा। अब बाजिल गिलास ख़त्म करके मेज़ पर रख रहा था और नाइट बल्ब ऑन करके दोबारा मासूमा तक आया। इसका दुपट्टा उतार कर एक तरफ रखा और इसे बेड पर लिटाकर इसके करीब बैठकर इसका सर हल्का हल्का दबाने लगा। रिलैक्स रहो जाना, जो भी हुआ इसे दिमाग पर सवार मत करो, बिल्कुल पुरसुकून रहो, और एक आंसू भी तुम्हारी आंख से न निकले। रोती रहोगी तो मज़ीद सर दर्द करेगा। मैं यहीं हूँ, चलो सो जा। वो इसका सर हल्का हल्का दुबाता इस बार लहजे में नरमी और मोहब्बत लिए बोल रहा था। बिलाशुबा मासूमा का इस तरह रोना इसे तकलीफ़ दे रहा था। अगर मेरी जगह कोई और लड़की होती, इनकी बीवियां, तो इसके लिए भी इसी तरह करते। ये बात मुझे खुद मालूम नहीं कि ख़ास जज्बात तुम्हारे लिए हैं, या फिर अगर कोई और लड़की मेरी बीवी होती तो इसके लिए भी करता। हाँ, मगर मैं जानता हूँ शौहर ही अपनी बीवी की इज़्ज़त लोगों से करवाता है, और ये तब मुमकिन है जब वो खुद अपनी बीवी को इज़्ज़त और तहफ़्फ़ुज़ दे। तुम मेरी बीवी हो, मेरी ज़िम्मेदारी हो, और मुझे अपनी बीवी के साथ हुए हर सलूक का खुदा के आगे जवाब देना है। आज के बाद कोई भी तुमसे सख्त लहजे में बात नहीं करेगा। देखना, तुम मासूमा नहीं जानती। इसने ये बात दिल में सोची थी या बुलंद आवाज़ में बड़बड़ाई थी, जो कि बाजुल ने सुन लिया था और मोहब्बत से इसका सर दबाता हुआ ठहर ठहर कर बोल रहा था, जबकि वो अपनी आंखें मूंद कर खामोशी से इसकी बातें सुन रही थी। फिर मासूमा ने अपने माथे पर मौजूद इसका हाथ अपने हाथों में थाम कर इसे अपने साथ लेटने का इशारा किया, जबकि मासूमा का इशारा समझते हुए बेसाख्ताई बाजिल के लब मुस्कुराए थे। फिर वो इसके साथ लेटकर एक हाथ इसकी कमर के गिर्द हमाइल करके दूसरे हाथ से इसका सर दबा रहा था, जबकि मासूमा ने इसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया था। जबकि वो थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने बालों पर बाजिल के दहकते लबों का लिप्स महसूस कर रही थी। फिर वो कब पुरसकून होकर नींद की वादियों में गुम हुई, इसे खुद भी खबर ना हुई। जबकि बाजिल काफ़ी देर इसका सर दबाता रहा। फिर यकीन जब इसे हो गया कि मासूमा सो गई है, तो वह आहिस्ता से इसका सर तकिए पर रखता बेड से उतरा और जेब से मोबाइल निकाल कर बासित और कायम के नंबर पर एक जगह का एड्रेस सेंड करके आधे घंटे में वहाँ पहुँचने का हुक्म दिया, और ख़ुद हाथ में बंधी घड़ी में वक्त देखा, जहाँ घड़ी की सुइयाँ रात के 2:30 बजा रही थी। फिर मासूमा को एक नज़र देखता बिना 8 के कमरे से निकल गया, और जब इस्हाम से गैराबाद इलाके में दाखिल हुआ तो एक बल्ब की रोशनी में इसे सामने ही 3 कुर्सियाँ एक मेज़ के गिर्द नजर आई पड़ी हुई, जिन पर एक पे बासित और दूसरे पे कायम बैठा लैपटॉप पर झुके हुए थे। बाजिल तेज़ कदम चलता इनके तक आया और खाली कुर्सी पर विराजमान हो गया। फिर काफ़ी देर वह तीनों अपना प्लान डिस्कस करते रहे, जबकि बासित बार बार मुँह पर हाथ रखकर जमाइयाँ रोक रहा था। इसकी सुर्ख आँखें और बेजार चेहरा बता रहा था कि वो बहुत मुश्किल से अपना बिस्तर छोड़ कर आया है। बासित, ये सब तुमने करना है और तुम्हारा ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। गौर से मेरी बात सुनो, गलती की गुंजाइश कतई नहीं है, इसलिए अपना दिमाग यहाँ रखो। बासिल सख्त निगाहों से बासित को देखता हुआ दबी दबी आवाज़ में गुर्राया, जबकि बासित बेचारा सा सहरा बनाकर बासिल को देखा और फिर कायम के संजीदा चेहरे को, और फिर खुद भी मुश्किल संजीदा चेहरा बनाता हुआ बासिल को सुनने लगा।
बासित कल शाम 7 बजे तुम्हें शराजी हाउस में सब काम निपटा कर पहुँचना है, बाकी तुम्हें सब मालूम है कि तुम्हें क्या करना है। बाजिल अब कुर्सी की पुष्ट तेक लगाकर बैठ गया और जब से सिगरेट निकालकर सुलगाकर लबों से लगा ली और सर्द अंदाज में बासित को देखता हुआ बोला। जबकि बाजिल की बात जब बासित की समातों तक पहुंची तब इसकी सारी नींद उतर चुकी थी और वो आंखें फोड़े कभी बाजिल को और कभी कायम को देखने लगा। मगर ये सब तो हमें मिशन के बाद करना ना था, तो फिर इतनी जल्दी क्यों? वो खासे झंझलाए हुए अंदाज से बाजिल से बोला, जो एक हाथ में सिगरेट थामे कश ले रहा था जबकि निगाहें सेलफोन पर जमाए हुए था। फिर बासित ने बेबसी से कायम को देखा तो कायम ने बाजिल की जानिब इशारा करके अपने कंधे उचका दिए, जबकि बासित ने फिर बाजिल को बेबसी से देखा। मतलब इसकी बात कोई सुन ही नहीं रहा था। मैं बाकी सारे काम कर लूँगा लेकिन शिराजी हाउस नहीं जा सकता, और वैसे भी ये काम तो आपने करना था, यही तय हुआ था। बासित इस बात पर अपनी जोर देता हुआ खासी बुलंद आवाज़ में बोला। आखिरी बात इसने कायम को देखकर बोली थी। बासित ये काम तुम ही करोगे, अभी मसला है, तुम्हें तो बता दो, मैं तुम्हारे मसले अभी हल कर देता हूँ। बासित की झंझलाहट देखते हुए इस बार बाजिल इसे गुस्से से घूरते हुए सर्द महल से बोला, कोई मसला नहीं है, हो जाएगा काम। बासित इस बार बेहद संजीदगी से बोला था। इसे संजीदा देखकर बाजिल उठ खड़ा हुआ और बासित को शाने को हल्का सा दबाव डालकर थपथपाया और हाथ में थामा हुआ सेलफोन जेब में रखता हुआ तेज तेज कदम उठाता वहाँ से चला गया। इतनी जल्दी किस बात की है? बाजिल के जाते ही बासित झंझलाए हुए अंदाज में कायम से बोला, इस बहस का अब कोई फ़ायदा नहीं है बासित, इसने कल शाम कहा है तो इतना ही वक्त देगा वो तुम्हें, इसलिए अपना वक्त ज़ाया मत करो। कायम से हाथ में बंदी घड़ी की जानिब इशारा करते हुए बोला, आप कहाँ जा रहे हैं? अब कायम को मेज़ पर पड़े चंद कागजात समेटते देखकर बासित ने पूछा, सुबह की फ़्लाइट है मेरी लाहौर की, इससे पहले मुझे घर भी जाना है। कायम अब अपना मोबाइल निकाल कर चेक करते हुए बोला, क्यों खैर है? इसके बाप ने कहा है मैं सुबह इसे ले जाऊं। मोबाइल निकाले बेतासुर अंदाज में बोला, तो शिराजी हाउस लेकर जाएंगे इन्हें? बासित इसकी बात समझता सर हिलाकर अगला सवाल करते हुए कायम का संजीदा चेहरा देखता गोया हुआ। हाँ जाहिर है, कायम ने सरसे से अंदाज में जवाब दिया। कोई मुलाकात हुई अभी तक इनसे या शराफत लिए फिर रहे हैं? बासित बज़ाहिर संजीदगी से पूछ रहा था मगर इसकी आंखों में शरारत वाज़िया थी। कायम ने इसकी बात का कोई जवाब न दिया और अनूस मोबाइल पर निगाहें जमाए रहा। यार बताएं तो? बासित थोड़ा आगे की तरफ बढ़कर अपनी मुस्कुराहट दबाई शरारत से पूछ रहा था, नहीं हुई। मैं मुलाकात में हज़रत के बाप से मिलता हूँ जब जाता हूँ, कायम ने हनूस संजीदगी से कहा। इसे मालूम था जब तक बासित का जवाब ना दे देगा वो पीछा नहीं छोड़ेगा। अजीब है यार, आप अपनी बीवी से ही नहीं मिलती। अब बदना इतना भी शरीफ ना हो। अगर वो आपकी पसंद पर पूरी ना उतरी तो इन 2 माह में कम अज़ कम आपको इनसे रब्ता रखना चाहिए था। बेशक कॉल पर ही रख लेते। बासित कायम की बात पर अपना माथा पीटता हुआ इसे घूरता हुआ बोल रहा था, तुम इन बातों पर ध्यान ना दो और अपने काम पे लगो, वक्त बहुत कम है तुम्हारे पास। कायम इस बात को नज़रअंदाज करता मसनूई गुस्से से इसे घूरता हुआ बोला, चलें अब लाहौर जा रहे हैं, अपने साथ तो जी भर के मिल लीजिएगा अपनी बेगम से। बासित कायम को आग मारता हुआ कहकर लगाकर बोला, जबकि कायम इसकी बात पर गुस्से से इसका नाम लेते हुए दाड़ा। बासित अरे कुछ इनसे ही सीख लें, अपनी बीवी से क्या काल पर रोमांस झाड़ते हैं, उफ। बासित की बात का इशारा बाजिल की जानिब था, जबकि यहाँ कायम से बर्दाश्त ना हुआ और उठकर एक मुर्तका बासित की कमर पर रसीद करता अपनी चीज़ें लेकर चला गया। जबकि इसके जाते ही बासित के मुस्कुराते लब सुकड़ गए थे और चेहरे पर बेहद संजीदगी छा गई। आंखें बेताशा सुर्ख हो रही थी। लैपटॉप पर निगाहें जमाए हुए चंद लम्हे पहले वाला बासित बिल्कुल नहीं लग रहा था, बल्कि अब तो इसके चेहरे पर चट्टानों जैसी सख्ती थी। वो सुबह सवेरे बेदार हुई। आंखें खोलते ही अपने बिल्कुल साथ लेटे बाजिल को सोते देखकर इसके लब अपने आप मुस्कुराए थे। मुस्कुराती आंखों से इसे देखते हुए इसने अपनी कमर से बाजिल का हाथ उठाकर अपने नाजुक हाथों में लिया और मोहब्बत पाश निगाहों से इसे बगौर देखती वो अपनी आंखों को जैसे ठंडक पहुँचा रही थी। ब्राउन बनियान में उसका गुजरती वजूद नुमाया हो रहा था। माथे पर भूरे बाल बेतरतीब बिखरे हुए थे, जबकि हर वक्त सपाट रहने वाले चेहरे को किस कदर नरमी थी वो एकटक इसे देख रही थी। शादी के 2 माह में बाजिल को सोते देखने का इत्तेफाक इसे बहुत कम नसीब होता था। वो इतना घर पर रहता ही नहीं था, इसलिए आज भी उसके चेहरे को तकती ही जा रही थी। बेख्तियार मासूमा अपना हाथ बढ़ाकर इसकी दाढ़ी पर बेहद नरमी से फेरने लगी और अपनी इस हरकत पर खुद भी हैरान थी। मगर इसे बाजिल की आदत पसंद थी कि इसने अपना अक्सर बाजिल को ऐसे ही अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए देखा था। वो इस वक्त बहुत हसीन लगता था, नहीं तो वो हर वक्त ही हसीन लगता था। ये मासूमा के दिल से आवाज़ आई थी और इसकी धड़कनें बेतरतीब हुई। बेख्तियार इसने अपना हाथ बाजिल के चेहरे से हटाकर अपने तेज़ तर धड़कते दिल पर रख लिया। कल रात इसने बाजिल का एक नया रूप देखा था। कल रात हुए वाक़े को सोचते इसकी आंखें नम हो गई। बाजिल के चेहरे पर इतनी फिक्रमंदी थी इसके लिए, वो किस तरह हर चीज़ को तहस नहस कर रहा था। इस कदर जुनून था कि मासूमा खुद को दुनिया की खुशकिस्मत लड़की तस्वुर किए बिना ना रह सकी। मेरे खुदा तेरा जितना शुक्र अदा करूँ इतना कम है, तू मेरे नसीब में इतना बेहतरीन हम सफ़र लिखा। वो दिल में अपने खुदा से मुखातिब थी। एक आंसू इसकी आंखों से निकलकर बालों में जज्ब हो गया। कई पल वो बाजिल को मोहब्बत पाश और तशक्कुराना अंदाज में देखती रही थी।
तुमने तो मेरी सुबह हसीन बना दी जाना। मासूमा ने खपत के मारे चेहरा का रुख मोड़ लिया और इसकी इस हरकत पर बाजिल ने ज़ोर से कहका लगाया, अच्छा बताओ बताओ मेरी जाना की तबीयत कैसी है। अब वह इसके साथ लेटकर लहजे में बेहद नरमी लिए पूछ रहा था। जी ठीक, वो बमुश्किल ही बोल पाई थी। बाजिल की बोलती आंखें से बहुत कुछ कह रही थी। एक बात पूछूं, इजाज़त मांग रहे हैं। मासूमा की निगाहें हनूस दीवार की जानिब थी, मगर वो काफ़ी संभल चुकी थी, इसलिए अपने जहन में गोया हुई, जबकि मासूमा के अंदाज़ पर बाजिल के लब मुस्कुराए थे। यह भी मासूमा शिराजी का है। कमाल, जो बाजिल शिराजी बात करने से पहले इजाज़त मांग रहा है। जी पूछें, वो भी जवाबन। आहिस्ते से बोली, लहजे में एहतराम की आमेज़ी। शादी से पहले तो तुम ज़ेर करना चाहती थी, मुझे चैलेंज किया था तुमने। मुझे मेरे साथ शादी की तो ग़ुलामी की ज़िंदगी समझती थी तुमने। जाने क्या क्या बदगुमानियाँ थी तुम्हारे दिल में। मेरे लिए शादी की पहली रात भी भरपूर मुकाबलाबाजी की तुमने मेरे साथ। फिर अब खुद इतना बदल गई क्यों? कहाँ तो लहजे में ज़हर लिए बात करती थी मुझसे, और अब खासी तमीज़दार हो गई हो। वो दिलचस्पी से मासूमा के चेहरे को तकते हुए बेतासुर अंदाज में पूछ रहा था, जबकि इसकी बात सुनकर मासूमा के चेहरे पर हनूस हल्की सी मुस्कुराहट और सुकून था। शादी से पहले आप मेरे लिए नापहरम थे, इसलिए नरम लहजे में बात नहीं करती थी आपसे, और शादी की रात आपने कहा था कि आपने शादी महज अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए की है, इसलिए बुरा लगा था मुझे, इसलिए मैंने कहा था आपसे पहले इज़्ज़त और मान दें, फिर मैं भी ताबेदार बीवी बनूंगी। और आप अपनी बात पर पूरे उतरे। आपने सबके सामने इज़्ज़त की, फिर मैं कैसे ना इज़्ज़त करूँ आपकी। मासूमा भी बाजिल को मुस्कुराती आंखों में देखती धीमी आवाज़ में आहिस्तगी से बोल रही थी, और साथ साथ बाजिल की दाढ़ी पर अपना नरमो नाजुक उंगलियां फेर रही थी। हाय जाना, तुमने तो वाकई ज़ेर कर दिया, मुझे अपने आगे ग़ुलाम बना लिया अपना तुमने। दिन ब दिन ज़िंदगी बनती जा रही हो मेरी। बाजिल मासूमा का दूधिया हाथ अपने लबों से लगाता हुआ लहजे में बेपनाह मोहब्बत लिए बोल रहा था, और अपनी दाढ़ी पर इसकी उंगलियों का लिप्स इसे बहका रहा था। मासूमा की आदत से बहुत भाती थी मुर्शद साहब। बेवकूफ़ औरत अपने शौहर को ग़ुलाम बनाती है और ग़ुलाम की बीवी बनकर ज़िंदगी गुजारती है, लेकिन अक्लमंद औरत अपने शौहर को बादशाह बनाती है और बादशाह की बीवी बनकर ज़िंदगी गुजारती है। और यकीनन अगर मैं कितनी अक्लमंद नहीं तो ज़्यादा बेवकूफ़ भी नहीं हूँ। अपनी निगाहें हनूस बाजिल के भूरे बालों पर जमाए वह बीबी बाजिल की दाढ़ी पर अपना हाथ फेर रही थी, जबकि बाजिल इसकी खूबसूरत आंखों में देखता इसे बगौर सुन रहा था। बाजिल के लबों पर जानदार मुस्कुराहट आई थी। काफ़ी देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर निकली तो सच शुक्र कि बाजिल फिर से सो गया था। अलमारी से कपड़े लेकर ड्रेसिंग रूम में चली गई। कपड़े बदलकर दुपट्टा सर पर ओढ़े एक नज़र सोए हुए बाजिल को देखती कमरे से निकल गई। अब इसकी तबीयत काफ़ी बेहतर थी, मगर आज वो यूनिवर्सिटी नहीं गई थी। पता नहीं बाजिल कब उठेगा, मगर वो बाजिल के साथ ही नाश्ता करना चाहती थी। अभी वैसे भी इसे भूख नहीं लगी थी। कुछ सोचते हुए वो सीढ़ियाँ उतरते कायम के कमरे की जानी बढ़ी। वो इजाज़त मिलने पर कायम के कमरे में दाखिल हुई थी। कायम ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा कहीं जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। स्याह पैंट पर सफ़ेद रंग की शर्ट पहने, लंबी चौड़ी जिसामत और साफ रंगत। मासूमा ने इसे देखते हुए मुस्कुराकर सलाम किया तो कायम सलाम का जवाब देता हुआ इसकी जानिब बढ़ा। मेरी गुड़िया की तबीयत अब कैसी है? शफकत से मासूमा के सर पर हाथ रखते हुए कायम ने मुस्कुराहट से पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ भैया, आप कहीं जा रहे हैं? मासूमा ने जवाबन कायम को देखते हुए पूछा तो कायम के मुस्कुराते लब सिकुड़ गए और चेहरे पर संजीदगी छा गई। हाँ मासूमा, मुझे तुमसे बात करनी है, यहाँ बैठा हूँ। कायम ने मासूमा का हाथ थाम कर कुर्सी पर बिठाया और ख़ुद भी साथ वाली कुर्सी पर विराजमान हो गया। भैया, आपको वही बात करनी है ना जो मैंने इस दिन आपसे पूछी थी? रिश्ते के बारे में मासूमा खुद भी तो हानिया और कायम के रिश्ते के मुतालिक बात करने आई थी। इसे लगा कि कायम भी वही बात करने वाला है, इसलिए इश्तियाक से पूछने लगी, जबकि कायम ने मासूमा का मुस्कुराता चेहरा देखकर गहरा सांस दिया। बिलाशुबा वो अपनी बहन की उम्मीद को तोड़ने जा रहा था। मासूमा, तुम्हें अम्मी के भाई याद हैं? यामीन अहमद। कायम ने मासूमा की बात नज़रअंदाज करते हुए तमहीद बांधी। इसे समझ नहीं आ रहा था वो कैसे मासूमा को सारी बात बताए। जी भाई, मगर इनका यहाँ क्या जिक्र क्यों? मतलब वो तो मामा की ज़िंदगी में ही हमसे ताल्लुक़ ख़त्म कर चुके थे ना? मासूमा कायम को नासमझी से देखती हुई पूछने लगी। हाँ, मगर एक ताल्लुक़ ऐसा है जो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ और वो ख़त्म करना भी नहीं चाहते। कायम ने मासूमा को देखे बगैर सपाट अंदाज में जवाब दिया। कौन सा ताल्लुक़ भाई? हमें नहीं रखना इनसे ताल्लुक़। और क्या भूल गए बाबा मामा के गुनाहगार हैं, इतने ही कसूरवार मामा के भाई भी हैं। अपनी मामा के जिक्र पर मासूमा के चेहरे पर अजियत दरहाई। बहुत कोशिश के बावजूद इसकी आवाज़ भीगी हुई थी। कायम ने भी सर दाह भरी थी। मासूमा, भैया बाबा ने तो मामा को मार ही दिया, मगर मामू ने भी कम तकलीफ़ नहीं दी। मेरी मामा को बेटी जब अपने मैके जाती है ना भैया तो बड़ी आस उम्मीद लेकर जाती है। मामा भी तो बाबा के जुल्म से तंग आकर अपने भाई की दर पर गई थी, मगर उन्होंने अपनी सगी बहन को इस कदर सख्ती से धुतकारा और इसे जहन्नुम में तड़पने दिया। कोई इतना संगदिल कैसे हो सकता है? वो भीगी आवाज़ में बोली थी और आंखों से बहते आंसू सख्ती से चेहरे से साफ किए। कायम इसकी आंखों में आंसू देखकर तड़प उठा। मजीद कोई और बताना इसके लिए और मुश्किल हो गया था, मगर आज वो मजबूर था। मासूमा, मैं जानता हूँ वो कसूरवार हैं, हमारे भी और हमारी माँ के भी, मगर कायम ने इस तरह भी कैफियत में बात को अधूरा छोड़ा था। मगर क्या भाई, इन्हें मामा का साथ देना चाहिए था। भाई, अगर वो भाई होने का फ़र्ज़ निभाते तो आज मामा ज़िंदा होती। बात करते हुए
मासूमा का दिल भर आया था, आंसुओं का फंदा इसके गले में फंस चुका था। वो जबकि इसकी आंखें बहने लगी। मैं जानता हूँ कुछ नहीं भूला मैं, लेकिन मासूमा कायम के दिल में भी ठेस उठी थी, मगर वो वर्थ था इसे खुद पर मजबूत रखना था। लेकिन क्या भाई? मासूमा ने बेचैनी से इसके संजीदा चेहरे को तकते हुए पूछा। मासूमा, जब मैं 14 साल का था इस वक्त अम्मी ने अपने भाई की बेटी से मेरा निकाह किया था, मगर फिर अम्मी की डेथ के बाद कोई ताल्लुक ही नहीं रहा था इन लोगों से। सच कहूँ तो मैं भी फरामोश कर चुका था ये बात, मगर निकाह कोई मामूली अमल नहीं, जिसे हम पर से पुश्त डाल दें। कायम मासूमा की हैरत से फैली आंखों में देखकर ठहरे हुए अंदाज में कह रहा था। फिर वो खामोश हो गया। मासूमा के कानों में इसके अल्फाज गूंज रहे थे। तुम्हारी शादी के 2 दिन बाद वो मुझे यहाँ मिलने आए थे, मुझसे बहुत ज़्यादा माफ़िया मांगी और अम्मी और तुम्हारे वास्ते दिए कि मैं इनकी बेटी को रुखसत करवा लूँ। वो काफ़ी बीमार रहने लगे हैं, इनकी इकलौती बेटी है वो मासूमा। वो खामोश देखकर वो मज़ीद बोल रहा था, जबकि मासूमा बस खामोशी से इसे देख रही थी और सुन रही थी। वो काफ़ी परेशान हाल है। रिटायरमेंट और बीमारी के बाद इन्हें अब अपनी बेटी की बहुत फ़िक्र है। दोबारा कल इनकी कॉल आई थी कि मैं सादगी से ही रुखसती करवा कर इसे अपने साथ ले जाऊँ। बहुत मिन्नत समाजत कर रहे थे। मासूमा अभी भी खामोशी से कायम की बातें सुन रही थी। कायम ने इसके उदास चेहरे को देखकर फिर से बोलना शुरू किया। मासूमा, अगर निकाह ना हुआ होता तो मेरे लिए इनकी माफ़ी है। वो लोग खुद भी वक़्त नहीं रखते थे, मगर वो लड़की मेरे निकाह में बैठी है। मैं किसी की बेटी के साथ ज़्यादती नहीं कर सकता। मज़ीद इस लड़की को अपने नाम पर बिठाना इसके साथ जुल्म है, जो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी भी एक बहन है। अगर आज मैं किसी की बेटी के साथ ज़्यादती करूँगा तो मेरे आगे आएगा, और अपनी बहन की आंखों में मैं बिल्कुल भी आंसू नहीं देख सकता। तुम सिर्फ मेरी बहन ही नहीं, मेरी बेटी भी हो। मासूमा के दोनों हाथ थाम कर वो लहजे में बहुत शफ़क़त और प्यार लिए कह रहा था, जबकि कायम के इतने प्यार पर मासूमा अपनी नाम आंखें छुपाने की गर्ज से अपना सर झुका लिया। भैया, अगर हर मर्द ऐसे ही सोचे कि आज जैसा आप किसी दूसरे की बहन बेटी के साथ करेंगे तो वही आपकी बहन बेटी के साथ होगा, तो दुनिया में कोई दुख ना रहे, कोई जुल्म ना होगा। यही तो सारी बात है भैया। हर कोई ऐसे नहीं सोचता, मगर आप ठीक कह रहे हैं। आपके निकाह में है वो, आपको जल्दी ही यहाँ ले आना चाहिए इनको। आफ्टर ऑल वो आपकी वाइफ है। मासूमा का दुख तो हुआ था, जाने की उसने दिल से ख्वाहिश की थी कि आनिया इसके भाई की हम सफ़र मरे, मगर आज हुए इंकशाफ ने इसकी उम्मीद तोड़ दी थी। मगर इसका भाई भी हक बजानिब था, इसलिए इसे अपने भाई को मुस्कुराकर मुतमईन करना चाहा। मैं जानता हूँ मेरी गुड़िया को बुरा लगा है ना। मासूमा की मुस्कुराहट में छुपी उदासी वो खूब जानता था, इसलिए जाने की उसे शर्मिंदगी हुई थी। हालांकि अपनी तरफ से वो भी गलत नहीं था। भैया, बुरा क्यों लगना है? मुझे किसका नसीब किसके साथ जुड़ा है खुदा बेहतर जानता है, और हम सफ़र वही बनता है जिसे खुदा ने तकदीर में लिख दिया है। मेरे यहाँ आपके चाहने से थोड़ी कुछ होता है। इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है। यही तो ज़िंदगी है भाई। कायम के हाथों में मुकीम अपने हाथों से यकीन के अंदाज में हल्का सा दबाव डालते हुए मुस्कुरा कर बोली, मुझे मालूम था मेरी गुड़िया बहुत समझदार है। वो इसके सर पर शफ़क़त से हाथ रखता गोया हुआ, ये बात दादा जान को मालूम नहीं क्या भाई? मासूमा ने दिल में आई बात फ़ौरन पूछी, क्योंकि दादा जान तो बार बार कायम से शादी पर इन पर जोर दे रहे थे। अगर इन्हें कायम के निकाह का मालूम था तो वो क्यों ऐसे कह रहे थे? पता है दादाजान को, मगर वो चाहते हैं कि मैं ये सब ख़त्म कर दूं। कायम उठ खड़ा हुआ और मेज़ से मोबाइल उठाकर जेब में रखता कहने लगा। मासूमा भी इसकी बात समझती सर हिलाते हुए देखने लगी। आज आप जा रहे हैं लेने इन्हें? मासूमा भी उठ खड़ी हुई और सर से सा पूछा। हाँ, कायम ने महज सर हिलाने पर इत्तफ़ा किया और फिर वो खुदा हाफिज़ कहता कमरे से निकल गया। जबकि मासूमा जाने क्यों कुछ उदास सी हो गई, मगर इसे अपने भाई के लिए खुश रहना था। कायम की खुशियों के लिए दुआ करती वो भी कमरे से बाहर निकली और अपने कदम किचन की जानिब बढ़ाए। दादी जान, फूफो जान, ताई जमा और चची पहले से मौजूद थी। इन्हें सलाम करके मासूमा सरसे से इनसे बातें करने लगी। इन्हीं बातों के दौरान इसे मालूम हुआ कि कायम की निकाह का सबको मालूम है, इल्म है, और आज कायम अपनी बीवी को ला रहा है, ये बात भी सबको मालूम है। इसलिए रात को खाने का खास तमाम करने का दादा जान ने हुक्म दिया, और यह भी कि 2 हफ्तों बाद कायम के वलीमे की तकरीब मुनक्किद की गई है। कुछ देर सबके साथ मामूल की बातें करने के बाद मासूमा का दिल हर चीज़ शार्ट हो चुका था, तो वो अपने कमरे की सिमत बढ़ गई। सारा दिन आज इन दोनों ने एक दूसरे के साथ गुजारा था। बाजिल ने आज इससे बचपन की बहुत सी बातें इससे की थी। मासूमा ने भी यूनिवर्सिटी और बचपन की बातें इसके साथ बांटी थी। इसने बाजिल को इस लड़के के बारे में भी बताया जो इसे यूनिवर्सिटी में मिला था, जो बकौल मासूमा के काफ़ी हद तक बाजिल का हम शक्ल था। इसकी बात सुनकर बाजिल ने नामहसूस अंदाज में बात बदल दी थी, जबकि मासूमा ने फिर भी बहुत इश्तियाक से इसे कहा कि वो कभी इसकी यूनिवर्सिटी आए तो वो इससे वो लड़का ज़रूर दिखाएगी। बाजिल ने मुस्कुराकर हामी भर ली। साजिद साहब, दोपहर में घर आ चुके थे, मगर वो बाजिल शराजी की हाउस में मौजूदगी के बायस अपने कमरे से नहीं निकले थे। उन्होंने गुज़िश्ता रात भी हमेशा की तरह मैं खाने में शराब नोशी करते गुजारी थी, और गुज़िश्ता रात हुए वाक़े का आंख को देखा हाल माजिद साहब और आबिद साहब से सुन चुके थे।
और बाजिद के मिजाज से खुद भी अच्छी तरह वाकिफ़ थे कि बाजिल अब कुछ भी किए बगैर चैन से नहीं बैठेगा। माजिद साहब की ताकीद पर वो बाजिल के सामने नहीं गए थे, बल्कि माजिद साहब और आबिद साहब भी आज घर पर मौजूद थे, जबकि बाजिल ने इन्हें नज़रअंदाज किया हुआ था। वो भी शाम के वक्त चाय पी रहा था, क्योंकि जो सरप्राइज़ था इसने अपने बाप चचा को देना था वो इनके लिए खासा झटका था, और वो भी तूफ़ान से पहले की खामोशी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। शाम अपने साए हर सू फैला रही थी। बाजुल ने शाम की चाय दादाजान के साथ पी थी। वक्त आहिस्ता आहिस्ता सिरक रहा था। इसके सेलफोन पर कोई मैसेज आया, जिसे पढ़कर इसके संजीदा चेहरे पर शातिराना मुस्कुराहट रही थी। अब वो दादाजान के साथ लाउंज में आ बैठा है। एक दिन में ही लाउंज की खूबसूरती पहले जैसी तो नहीं हो पाई थी, मगर खासी बेहतर ज़रूर थी। नया LED भी दीवार में नस्ब था, TV ऑन करके इसने न्यूज़ चैनल लगा दिया और वॉल्यूम खासा बुलंद कर दिया था कि दादाजान के अलावा लाउंज के बाहर तक आवाज़ जाए। LED की स्क्रीन पर निगाह पड़ते हैं, फिर इसके संजीदा चेहरे पर जहरीली मुस्कुराहट आई, क्योंकि इसके सरप्राइज़ का आगाज़ हो चुका था। न्यूज़ रिपोर्टर की बुलंद और तेज़ आवाज़ लाउंज में गूंज रही थी, जब दादाजान अपना चश्मा लगाते हुए स्क्रीन की जानिब मुतवज्जा हुए। नाजरीन, यहाँ हम आपको एक अहम खबर से आगाह करते चले। मुल्क के मशहूर ज्वेलर शराजी ज्वेलर्स के मालिक और मशहूर सियासतदान शराजी बरदरान की भयानक हकीकत सामने आ गई। जी हाँ नाजरीन, शराफत के लिबादे में छुपे बुरे रूप, जुआ, शराब नोशी समेत बुरे कामों, स्मगलिंग जैसे बुरे कामों के साथ साथ शराजी बरदरान नाज़ेबा जगहों पर भी पाए जाते दिखाई दिए हैं। जी हाँ नाजरीन, मशहूर सियासतदान साजिद शराजी गुज़िश्ता साहब अपनी उम्र से दुगनी कम उम्र लड़की के साथ एक होटल के कमरे में पाए गए थे। जी हाँ नाजरीन, मज़ीद आपको आगाह करते चलें कि शराजी बरदरान असले के अलावा इंसानी जिस्म की स्मगलिंग जैसे संगीन जुर्म में भी मुलव्वस हैं। इसके अलावा शराजी बरदरान की बैरूनी ममालिक में मौजूद प्रॉपर्टी के केस में नैब ने फौरी तलब होने का नोटिस जारी कर दिया है। तलब ना होने की सूरत में शराजी बरदरान की सारी मुल्की और गैर मुल्की जायदाद जब्त कर ली जाएगी। जी हाँ नाजरीन, यहाँ हम आपको ब्रेकिंग न्यूज़ चल देते चलें, शराजी बरदरान की भयानक हकीकत। जी हाँ नाजरीन, वो हानिया के साथ बातें करते हुए सीढ़ियाँ उतर रही थी, जब इसे लाउंज में से दादाजान के चिल्लाने के साथ TV की बुलंद आवाज़ें आ रही थी। तकरीबन शराजी हाउस के तमाम मकीन लाउंज की जानिब बढ़ रहे थे। वो भी हानिया के साथ चलती हुई लाउंज में दाखिल हुई थी। लाउंज में इस वक्त सब मौजूद थे। माजिद साहब, साजिद साहब और रॉबी साहब के चेहरे पर एक रंग आ रहा था और दूसरा जा रहा था। AC की खनकी के बावजूद इनकी पेशानी पर पसीना बह रहा था, जबकि इनकी निगाहें स्क्रीन की जानिब थी, जहां इन तीनों की तस्वीर बार बार दिखाई जा रही थी। मुजफ्फर साहब अपने तीनों बेटों पर धाड़ रहे थे। तमाम ख़वातीन भी एक तरफ खड़ी हैरत से टेलीविज़न स्क्रीन को देख रही थी, जबकि इस सारे माहौल में बाजिल शराजी बिल्कुल पुरसुकून अंदाज में सोफे पर टांग रख कर बैठा था, जैसे इसे सारी सूरत हाल से कोई ख़ास फ़र्क ना पड़ा हो। इसी अवस्था में कायम एक लड़की के साथ लाउंज में दाखिल हुआ था। लाउंज में मौजूद तमाम नफूस इन दोनों की जानिब मुतवज्जा हुए। कायम के पहलू में एक लड़की को देखकर दादीजान ने फिलवक्त सूरत हाल के पेश नज़र मुलाजमा से कहकर इस लड़की को कायम के कमरे में ले जाने का हुक्म दिया, जबकि अब माजिद साहब कायम को खूंखार निगाहों से घूम रहे थे। यह सब तुमने किया है ना कायम, तुम्हें शर्म नहीं आई? अपने बाप ताया की इज्जत का जनाजा निकालते हुए माजिद साहब की चिंगाड़ती आवाज़ लाउंज में गूंज रही थी, जबकि दादाजान समेत सब अब कायम की जानिब मुतवज्जा थे, जो चेहरे पर बिला की बेजारियत लिए थका थका सा खड़ा था। जबकि इसकी बात पर इसके लब हल्के से मुस्कुराए। काश ये नेक काम मेरे हाथों होता। बहरहाल मुझे इस बात का अफसोस तो सारी ज़िंदगी रहेगा। कायम चेहरे पर बेहद अफसरदगी लिए बोल रहा था, जबकि इसकी बात सुनकर साजिद साहब, माजिद साहब और आबिद साहब को जैसे आग लग गई, जबकि बाजिल के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट दर आई थी। बकवास बंद करो कायम, तुम्हारे अलावा ये कौन कर सकता है? तुम ही वो 2 टके की नौकरी करते हो। अपने ही बाप को दुनिया के सामने जलीलो ख्वार कर दिया तुमने। साजिद साहब को बस नहीं चल रहा था कि अपने ही बेटे को शूट कर दें, जबकि काम के चेहरे पर अपने बाप, ताया और चचा के फक चेहरे देखकर दिली इत्मीनान हो रहा था। लाउंज में न्यूज़ एंकर की तेज़ आवाज़ें भी साथ साथ गूंज रही थी। हर न्यूज़ चैनल पर शराजी बरदरान का स्कैंडल शह सुर्खियों में शामिल था। साथ साथ शराजी बरदरान की तस्वीर टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाई जा रही थी। बाजिल, ये सब क्या तुमने किया है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये हरकत करते हुए हम कुछ लगते हैं तुम्हारे ज़रा ख्याल नहीं आया? तुम्हें हमारा तबाह बर्बाद कर दिया है तुमने हमें। इस बार आबिद साहब सोफे पर इत्मीनान से बैठे बाजिल को मुखातिब करते हुए चिल्लाए थे, शर्म शर्म क्या करनी है, ये सारी दुनिया को मालूम हो चुका है। और जहाँ तुम शर्म की बात है तो वाकई आप लोगों के साथ रिश्तेदारी पर मुझे शर्मिंदगी के साथ अफसोस भी हो रहा है, क्योंकि अल्लाह के करम से बहुत इज़्ज़त और अपनी पहचान है हमारी दुनिया में, इसलिए आप तीनों के कारनामों से कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा मुझे, और आखिरी बात भी मुझे अफसोस रहेगा, ये सब मेरे हाथों क्यों नहीं हुआ। बादल चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट लिए दिल जलाने वाले अंदाज में बोल रहा था, जबकि दादाजान समेत शराजी बरदरान भी अब मज़ीद परेशान हो गए थे कि अगर कायम और बाजिल ने यह सब नहीं किया था तो वो तीसरा कौन था? इतना तो वो सब जानते थे कि अगर बाजिल ये सब किया होता तो दोनों धड़ल्ले से मान जाते।
अगर वो दोनों इनकार कर रहे थे तो और कौन कर सकता था फिर, और कौन कर सकता है ये। माजिद साहब के चेहरे से बेहद परेशानी के आसार नुमाया थे, जबकि बाकी सबके जहनों में भी यही सवाल गर्दिश कर रहा था। सोचे ताया जी, शायद माजी का कोई किया गया जुल्म आज आपके सामने आ गया हो। कायम की भारी आवाज़ लाउंज में गूंजी थी, जबकि इसके साथ दास इस कदर सर्द था कि माजिद साहब एक पल को डर से गए थे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ऐसा कुछ नहीं है। कायम की बात सुनकर माजिद साहब धाड़े थे। तुम तो पता लगवा सकते हो ये सब किसने किया है मेरे बच्चे। मुजफ्फर साहब इस बार कायम को परेशान निगाहों से देखते हुए बोले। दादाजान, ये किसी सीक्रेट ऑफिसर ने किया है। ये सारी इन्फॉर्मेशन इसने नैब तक पहुंचाई है। कायम इस बार संजीदगी से दादाजान को देखता हुआ गोया हुआ, आखिर इसको हमारे साथ क्या दुश्मनी है? क्यों दुश्मनी निकाली इसने हमारे साथ? कायम, नाम बताओ इसका हमें। आबिद साहब ने भी लहजे में नफरत और गुस्सा लिए चिल्लाए थे, जबकि इनकी बात पर कायम और बाजिल ने एक दूसरे को देखा था। दोनों के चेहरे पर ही शातिनाना मुस्कुराहट दर आई थी। इसी असना में भारी कदमों की आहट की आवाज़ सबको लाउंज के करीब आती सुनाई दी। लाउंज में खामोशी छा गई थी। शराजी हाउस के तमाम मकीन की तवज्जो लाउंज में दाखिल होते जवान की जानिब मबजूल हुई। वो कोई 24 साल का बुलंद कदो कामत वाला नौजवान था। जीन्स पर नेवी ब्लू कलर की शर्ट पहने, एक हाथ पैंट की जेब में फंसाए, दूसरा हाथ अपने पूरे बालों में फेरता कदम कदम चलता वो लाउंज के वस्त में यहाँ खड़ा हुआ था। मासूमा समेत वहाँ मौजूद तमाम नफूस यकटक इसे देख रहे थे। बासित ने एक उछटती सी निगाह सबके हैरान परेशान चेहरे पर डाली। गुड इवनिंग एवरीवन, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए बुलंद आवाज़ में बोला, जबकि इसने एक नज़र मासूमा के हैरान चेहरे पर ख़ास तौर पर डाली थी। मासूमा इसे अपनी जानिब तख्ता पाकर सटपटा गई और निगाहों का मरकज़ बासित की जानिब किया, जो पुरसुकून बैठा इसी लड़के को देख रहा था। फिर बासित आहिस्ता आहिस्ता चलता वहाँ परेशान खड़े माजिद साहब और साजिद साहब के सामने जा खड़ा हुआ। आप लोगों के उड़े हुए चेहरों से लग रहा है कि दचका लग चुका है आप सबको। साजिद साहब को देखता वो काटदार अंदाज में गोया हुआ था, जबकि इसकी बात को समझते तीनों भाइयों ने बौखलाकर एक दूसरे को देखा। वो फिर बासित को, कौन हो तुम? माजिद साहब की आवाज़ हलक से मुश्किल ही निकल पाई थी। जाने क्यों इन्हें लग रहा था कुछ बहुत ही बुरा हो चुका है। सामने खड़ा जवान इन्हें बासित से काफ़ी मुशाबा लगा था। बासित माजिद शिराजी बुलंद आवाज़ में बोला कि लाउंज में मौजूद तमाम नफूस अपनी जगह साख्त हो गए। बेयकीनी के आलम में हर कोई इस लड़के को देख रहा था। मुजफ्फर साहब के कानों में सामने खड़े नौजवान के अल्फाज गूंज रहे थे, जबकि मासूमा ने एक बार फिर बाजिल को देखा था। पुरसुकून अंदाज में अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरता अपने बाप के फक हुए चेहरे पर देख रहा था। ये क्या बकवास है? मेरा एक ही बेटा है बाजिल। माजिद शिराजी माजिद साहब की आवाज़ में कपकपाहट वाज़िया थी। इनके दिल में आए ख्याल इन्हें बेहद बेचैन कर रहे थे। मुझे भी आपके नाम की कतई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बासित शिराजी ने अपनी पहचान खुद बना ली। जवाबन बासित इनकी पसीने से तर पेशानी को देखता खासी बुलंद आवाज़ में गोया हुआ, तुम अपनी औकात में रहो लड़के, तुम्हारी कोई बात नहीं मानता। माजिद साहब पहले ही बहुत बुरी तरह मसले में घिरे हुए थे। अब बासित की सूरत में ख़ुद को मज़ीद किसी कसूर कैसे मान लेते, इस बात का जवाब मैं आपको ज़रूर देता, मगर मेरी माँ और भाई की तरबियत मुझे आपसे बदतमीज़ी करने की इजाज़त नहीं देती। बासित बेहद सर्द महरी से गोया हुआ और फिर किसी के कुछ बोलने से पहले बाजिल सोफ़े से उठा और अपनी कमीज़ के आस्तीन कोने तक मोड़ता वो कदम कदम चलता बासित के साथ अपने बाप और चचा के सामने जा खड़ा हुआ। मेरी माँ याद है आपको? शिराजी साहब पुश्त पर हाथ बांधे बाजिल सर्द अंदाज में माजिद साहब से पूछ रहा था, जबकि इसके चेहरे पर चट्टानों जैसी सख्ती थी। मुजफ्फर साहब की निगाहें एक साथ खड़े बाजिल और बासित की सिमत टिकी हुई थी। बाजिल, ये कैसा सवाल है? माजिद साहब बाजिल के सवाल पर सटपटा से गए थे। पेशानी का पसीना साफ करते हुए बाजिल के बेहद संजीदा चेहरे को तकते हुए बोले, क्यों, क्या कोई अजीब बात पूछ ली है मैंने? बाजिल इनकी आंखों में देखता हुआ बोला, नहीं। माजिद साहब भी बाजिल की सुर्ख आंखों में देखते हुए गोया हुए, मेरी माँ को किस हालत में घर से निकाला था कुछ याद है? बाजिल की बुलंद आवाज़ पर लाउंज में गूंजी थी, जबकि इसका अंदाज बेहद सर्द था। बासित भी अपने बाप को सर्द निगाहों से देख रहा था। क्या कह रहे हो बाजिल? मुजफ्फर साहब ने अपनी खामोशी को तोड़ा था और बाजिल और बासित के करीब जाकर बाजिल से पूछा, जबकि इनकी निगाहें बासित के चेहरे पर थी जहाँ महज सर्द तासुर था। दादाजान अपने बेटे से पूछे, मेरी माँ को क्यों दरबदर किया था उन्होंने? किस जुर्म की सज़ा दी थी इन्हें, जबकि वो तो इनके सारे जुल्मों सितम बहुत सब्र से बर्दाश्त करती थी। ज़ुबान से एक हरफ शिकायत ना निकालती थी। मुझसे जुदा कर दिया इन्हें सिर्फ वजह यह थी कि आपके अयाश बेटे का इनसे दिल भर गया था। बाजिल की करख्त आवाज़ में किस कदर अजियत थी ये वहाँ मौजूद लोग बआसानी महसूस कर सकते थे। इसके ज़ब्त का अंदाज़ा इसे सख्ती से बंद मुठियाँ और बेतहाशा सुर्ख आंखों से लगाया जा सकता था, जबकि बाजिल का कुछ यही हाल था। वो दोनों सगे भाई थे और वहाँ मौजूद हर शख्स यकीन से कह सकता था। मासूमा की आंखें नम हुई, हाथ से बढ़ रहे हो तुम बाजिल, याद रखो तुम मेरे बाप नहीं, मैं तुम्हारा बाप हूँ। माजिद साहब बाजिल की बातें समझते हुए खासी बुलंद आवाज़ में बोले थे, यही तो अफसोस है आप बाप है मेरे, जो आपने मेरी माँ और भाई के साथ ज़्यादतियाँ की है ना।
अगर कोई और होता तो अपनी टांगों पर सलामत ना खड़ा होता। बहरहाल बख्शूंगा तो मैं अभी भी नहीं आपको। आप तीनों अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं। सिर्फ अपनी माँ का ही नहीं बल्कि शराजी हाउस में मौजूद हर औरत पर हुए जुल्म का हिसाब देने का वक्त आ चुका है। मलिक, मुल्क छोड़कर भागने की गलती तो हरगिज़ मत कीजिएगा आप तीनों, क्योंकि अब आप तीनों बच नहीं सकते। डियर शराजी ब्रदर्स, बाजिल बेहद सर्द महरी से बोल रहा था, जबकि इसके बाद सच ही तो थी। वो पूरी तरह तो तबाह कर चुका था इन दिनों को। अब सिर्फ गिरफ्तारी रह गई थी और विवाद। साजिद साद समेत माजिद और पासिद आबिद साहब भी खूब जानते थे कि बाजिल इन्हें जेल की सलाखों को पीछे करवा कर दम लेगा। सबकी काटदार निगाहें इन तीनों के चेहरों पर थी। मजीद इन तीनों का वहाँ रहना मुहाल हो गया, इसलिए फ़ौरन निगाहें चुराए वो तीनों लाउंज से निकल गए। इनके जाने के बाद सबकी सवालिया निगाहें बाजिल की जानिब थी। बाजिल सबकी सवालिया निगाहों का मज़मूम समझते हुए इन्हें सब हकीकत बताने लगा कि माजिद साहब ने जब इसकी माँ को शराजी हाउस से निकाला तो इस वक्त उम्मीद से थी कोई ठिकाना ना होने की सूरत में उन्होंने दारुल अमान में पनाह ली। वहीं बासित पैदा हुआ। कई दफ़ा वो बासित को लेकर शराजी हाउस आई, मगर इन्हें माजिद साहब के ऊपर दरवाजे ही लौटा दिया जाता था। कुछ समझदार और बड़े होने पर बाजिल ने हर जगह अपनी माँ की तलाश जारी रखी। इसी दौरान जब 19 साल का था तो इत्तफाकन बाजिल इस वक्त शराजी हाउस में दाखिल हो रहा था। तब इसकी मुलाकात रोती हुई बीमार माँ से हुई। बाजिल इन्हें लेकर शराजी हाउस से चला गया और फिर किसी से इस बात का जिक्र ना किया। कई साल वो अपनी माँ को मनाता रहा कि शराजी हाउस में रहने का इनका हक है, मगर वो ये कहकर टाल देती कि इन्हें इनके दोनों बेटों के अलावा कुछ नहीं चाहिए। 4 माह पहले इनका इंतकाल हो चुका था, मगर बाजिल ठान चुका था कि अपनी माँ के साथ साथ शराजी हाउस में मौजूद हर औरत के इस फात हुए जुल्म का हिसाब ज़रूर लेगा। आज वो दिन आ गया था। बाजिल खामोश हुआ था। अभी भी कई पल कोई ज़ुबान से लफ्ज़ ना निकाल सका। जब बाजिल का चेहरा बेतासुर था, वो इन सारे हालात से गुजरा था। सबकी निगाहें कभी बाजिल पर तो कभी बाजिल पर थी। यही हमारा पोता है मुर्शद साहब। दादी जान कदम कदम चलती बासित की सिमत बढ़ी थी। वो भीगी आवाज़ में मुजफ्फर साहब से मुखातिब थी और बासित को सर पर बोसा देने लगी। बासिल, तुमने हमें क्यों नहीं बताया? ये सब मुजफ्फर साहब की आवाज़ जैसे खाई में से आई थी। वो बेहद सर रंजीदा दिखाई दे रहे थे। दादा जान, बासित यहाँ नहीं आना चाहता था, बाजिल ने मुख्तसर जवाब दिया, जबकि मुजफ्फर साहब अब बासित की जानिब बढ़े थे। इन्हें बेहद बेचैनी ने आन घेरा था कि मुजफ्फर शराजी के पोते ने ना जाने किस हाल में अपना बचपन गुजारा है। आगे बढ़कर उन्होंने बासित को अपने सीने से लगा लिया था। कई पल सरके थे जब बासित खुद नरमी और एहतराम से इनसे जुदा हुआ था, मगर बासित का चेहरा बेतासुर था, जैसे इसे किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। भाई, अब मैं चलता हूँ, बासित बोलता हुआ इसे तकने लगा। तो सबने हैरत से इसे देखा। ये क्या कह रहे हो बेटा? तुम कहीं नहीं जाओगे? यही तुम्हारा घर है। मैं कहीं नहीं जाने दूंगी तुम्हें। बाजिल, तुम कहो इसे अब कहीं नहीं जाएगा हमारा पोता। बासित की बात पर दादी जान ने फ़ौरन बासित के बाजू को थाम कर आखिर में बाजिल को मुखातिब हुई। भाई प्लीज़, मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ मैं यहाँ नहीं रहूँगा। बाजिल के कुछ भी कहने से पहले बाजिल को संजीदा होता, संजीदगी से गोया हुआ। ठीक है दादी जान, आप परेशान ना हो, बासित आता जाता रहेगा। बाजिल ने दादी जान को कहा तो मुजफ्फर साहब ने दादी जान को इशारे से खामोश कराया। फिर बासित जिस तरह आया था इसी तरह शराजी हाउस से चला गया। लाउंज में इतने लोगों की मौजूदगी के बावजूद कड़ा सन्नाटा था। आज की शाम शराजी हाउस के मकीनों के लिए बड़े राज लेकर आई थी। मुजफ्फर साहब जैसे रोब और दबदबे वाले शख्स के बेटों के अंजाम ने चंद सातों में जैसे शाने झुका दिए थे उनके। इन बेटों के लिए क्या क्या न किया था उन्होंने। हर जायज नाजायज ख्वाहिश को मुंह से निकलने से पहले पूरा किया था। बेटों की मौजूदगी उनका सीना फख्र से चौड़ा कर देती थी। ऐसा गरूर उनकी सोच में था कि बेटे तो वारिस होते हैं, जबकि आज उन्हीं बेटों ने उनका सर झुका दिया था। वही दुनिया जिसके सामने बड़े मगरूर बनकर फिरते थे, आज बेटों ने किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी ना छोड़ा। औलाद नेक हो तो बाप दुनिया के सामने सीना तान कर चलता है, मगर जब औलाद आजमाइश या सजा बन जाए तो बाप लोगों के आगे सर उठाना तो क्या आंखें मिलाने के काबिल भी नहीं रहता। ऐसी ही कुछ हालत मुजफ्फर साहब की हो रही थी, मगर वो मुजफ्फर शिराजी थे। उन्हें अपने घर का शिराजा बिखरने नहीं देना था। चाहे उसकी खातिर उन्हें अपने बेटों से कतई ताल्लुक करना पड़ता तो वो गुरेज नहीं करेंगे। वैसे भी वो अब उन तीनों की जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक शराजी हाउस में तो उन्हें घुसने नहीं देंगे। सख्ती से मुलाजमीन से उनका सामान बाहर फेंकने का हुक्म सादिर किया। बानो क्या रात के खाने का इंतजाम नहीं होगा आज? दादा जान की भारी आवाज लाउंज में गूंजी थी, मगर इस आवाज में किस कदर ठहराव था ये कोई नहीं जानता था। वो सुर्खी माइल आंखों से दादी जान से मुखातिब थे, जबकि उनकी बात पर वहाँ मौजूद तमाम नफूस ने हैरान कुन तासुरात लिए मुजफ्फर साहब को देखा। इतने सबके बाद बोले भी तो क्या बोले? जी, दादी जान ने नम आंखों से उन्हें देखा। उन्हें शुबा हुआ कि कहीं उनके सर के साईं बेटों के कारनामों पर अपना ज़हनी तवाज़ुन तो नहीं गंवा चुके, जबकि बाकी अफराद भी हवन्नक बने दादा जान को देख रहे थे।
क्या वो भी तो माँ थी, कितनी दुआएं करती थी कि उनके बेटे गलत कामों में ना पड़े, मगर उनके बेटों ने खुद अपने आप को तबाह कर लिया था अपने हाथों से। बानो हम सब खाना एक साथ खाएंगे, तुम इंतजाम करवा। मुजफ्फर साहब ने तहुकम अंदाज में कहा तो दादी जान पल्लू से आंखों में आए आंसू साफ करती, सर हिलाती ताई और चची जान को इशारा करती, लाउंज से निकल गई। जबकि नौशीन साहिबा, मासूमा और हानिया भी बेतासुर चेहरा लिए लाउंज से निकल गई। अब लाउंज में फकत मुजफ्फर साहब, काइम और बाजिल रह गए थे। तमाम अफराद के जाते ही मुजफ्फर साहब सोफे पर ढह गए थे। बिलाशुबा वो टूट गए थे, कहीं ना कहीं तो वो अपने बेटों के मकरूफ फितरत के खुद भी जिम्मेदार थे। औलाद तो खेती की मानी होती है, जैसे बोगे वैसे ही काटोगे। बाजिल और काइम उनकी दिली कैफियत को समझते थे। वो दोनों ही दादा जान के पास सर झुकाए बैठे थे। मुजफ्फर साहब ने भीगी आंखों से अपने जवान पोतों को देखा, जो बिलाशुबा शायद जिंदगी में की गई किसी नेकी का समर थे। अपने बाप, ताया, चचा को बुरे कामों के नतीजे में अंजाम तक पहुंचाना ये कोई मामूली बात नहीं थी। मगर मासूमा ने सच कहा था, खुदा हर फिरौन के लिए मूसा को ज़रूर भेजता है। और तारीख गवाह है, मूसा ने फिरौन के घर में ही रहकर परवरिश पाई। उनके तीनों बेटे अपने तीनों बेटों के हाथों अंजाम पजीर हुए थे। उनकी पुरनाम आंखें उन दोनों पर ही जमी हुई थी। अपने दादा को माफ़ कर दो बेटा, तुम दोनों की माँ के साथ जुल्म होते देखकर भी मैं खामोश रहा। तुम दोनों ने ही अपनी माँ बचपन में खो दी थी। यकीनन ये बहुत बड़ा जुल्म था तुम दोनों पर। मुजफ्फर साहब जब्त के मारे कपकपाते हाथ जोड़कर उन दोनों से बोले थे, जबकि वो रोब और दबदबे वाले मुजफ्फर शिराजी तो उन दोनों को कहीं से नहीं लग रहे थे। काइम ने लम्हे से पहले उनके जुड़े हाथों को अपने हाथों में ले लिया। दादा जान ज्यादती तो थी, जाहिर है माँ का नेमुल बदल इस दुनिया में कोई नहीं, मगर हम दोनों तो हमेशा आपके साया शफकत तले रहे हैं। ज्यादती तो इस घर की बेटियों के साथ हुई है। क्या आपको नहीं लगता बेटियों का हक मार कर बेटों को दिया था? कभी इस आजमाई से गुजरे हैं आप? काइम अपने मखसूस धीमे लहजे में ठहर ठहर कर बोल रहा था। मुजफ्फर साहब को पहले उसकी यही बातें कतई नापसंद थी, और आज जैसे सोचों पर से पर्दे उठे थे तो उसकी बातें बजा लग रही थी। बाजिल भी गैर मरई नुक्ते को तकता काइम को सुन रहा था। जिस घर में बहू बेटियों को कमतर समझा जाए, उनकी हक तलफी की जाए तो उस घर में ऐसी ही आजमाइशें आती हैं। मगर बंदा फिर भी नहीं समझता, बहुत नाइंसाफियां हुई हैं दादा जान इस घर में बहू बेटियों के साथ, बहुत हक तलफी हुई है। आप जानते हैं दादा जान, बेटियों का पहला हक जो हम लोग अदा नहीं करते वो क्या है? काइम मुजफ्फर साहब के चेहरे को देखता हुआ बोल रहा था। आखिर में उसने उनसे सवाल किया तो खुद ब खुद उनका सर नफी में हिला था, जबकि बाजिल भी काइम की बातें सुन रहा था, मगर उसकी निगाहें अभी भी गैर मरई नुक्ते की समझ थी। बेटियों का पहला हक ये है कि उनकी पैदाइश पर खुश हुआ जाए, मगर अफसोस हम बेटियों का पहला हक भी अदा नहीं करते। क्या ये अलमिया नहीं है मुआशरे का कि हर कोई बेटा मांगता है, और जब बेटी पैदा हो जाए तो कई लोग अफसोस का इजहार करते हैं। काइम धीमी आवाज में बोल रहा था, जबकि दादा जान को जैसे सांप सूंघ गया था। उनके दिल में टीसें उठी थी। उन्होंने तो आज तक अपनी बेटी के सर पर शफकत से हाथ न रखा था। नौशीन साहिबा का चेहरा उनकी आंखों के सामने आया था। आज तो जैसे उन्हें अपने आप से नफरत हो रही थी। काइम की बात पर वो कुछ कह भी ना पाए थे, हिम्मत ही नहीं हो रही थी। बाजिल की माँ को घर से निकालते देखकर भी वो खामोश रहे थे। काइम की माँ के साथ उनके बेटे ने कितने जुल्म किए कि वो जल्दी दुनिया छोड़ गई, मगर उन्होंने फिर भी अपने बेटे को कुछ ना कहा। शीरी और सदफ पर होते जुल्म और ज्यादती पर भी बेटों को कुछ नहीं कहते थे। शराब नोशी करना, रात रात भर घर ना आना, बीवियों के साथ घर में मौजूद होते हुए भी वो बाजारी औरतों से ताल्लुकात रखते थे, फिर भी वो नजरअंदाज करते थे। अपने बेटों की ये हरकतें महज इसलिए कि वो मर्द हैं, और घर की बेटियों पर किस कदर पाबंदियां आयद की थी उन्होंने। आज एहसास हो रहा था कि बेटों को खुली छूट देकर उन्होंने ही खराब किया था। बाजिल बेटा बासित को मना लो, तुम किसी तरह यहाँ रहने पर राजी कर लो। इस घर पर उसका भी तो हक है। मुजफ्फर साहब बाजिल को देखते दुख भरे अंदाज में गोया हुए थे। ये भी तो दुख था उन्हें कि उनके पोते ने जाने अपना बचपन किस तरह गुजारा होगा। दादा जान में कई बार उस पर जोर दे चुका हूँ, मगर वो दिल से राजी नहीं है। अभी दर हकीकत उसने अपनी जिंदगी का बहुत हिस्सा अकेले गुजारा है। हुक्म तो अभी भी नहीं टालेगा मेरा, मगर मैं चाहता हूँ वो खुद से यहाँ आने का फैसला करे। आप बेफिक्र रहें, वो इस घर का बेटा है, यही आएगा, मगर अभी उसे कुछ वक्त दें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द यहाँ पर खींच लाएंगी इंशाअल्लाह। बाजिल अपनी दाढ़ी पर अंगश्ते शहादत फेरते हुए आहिस्तगी से गोया हुआ। उसके तफसीली जवाब पर दादा जान ने महज सर हिलाने पर इक्तफा किया। बाकी खवातीन तो किचन की जानिब बढ़ गई थी, मगर वो दादी जान के साथ डाइनिंग हॉल में आ बैठी थी। दादी जान मुसलसल आंसू बहा रही थी। मासूमा उन्हें बहुत समझा रही थी, और वो उसकी बातों पर सर हिलाती अब खामोश हो गई थी। मगर दिल का दर्द कम नहीं हो रहा था उनके लिए। आज का दिन कयामत से कम ना था। मासूमा के हाथ से पानी का गिलास थाम कर चंद घूंट हलक में उतारती, आंसुओं से तर चेहरा चादर के पल्लू से साफ कर चुकी थी। मासूमा का इनकी बेबी को किसी ने पानी पूछा, जरा देखो अपने मसलों में उस लड़की को तो भूल ही गए हम। अपने आंसुओं पर बंद बांधती वो याद आने पर पूछने लगी, जबकि उनकी बात पर मासूमा को भी शर्मिंदगी हुई।
वाकई वो इन सारे बखेड़ों में कायम की बीवी को तो फरामोश कर चुके थे। जाने बेचारी क्या सोचती होगी कि सलाम तक न किया और कमरे में बंद कर दिया गया। दादी जान मैं भूल गई थी। बहरहाल आप फिक्र न करें, मैं अभी खुद जाकर देखती हूँ। जाकर बल्कि ऐसा करती हूँ, खाना लगने वाला है तो यहीं ले आती हूँ। मासूमा ने कुर्सी से उठते हुए सर पर दुपट्टा दुरुस्त किया और बोली, हाँ ठीक कह रही हो, यहीं ले आओ उसको। दादी जान ने सर हिलाते हुए उसकी बात की तायीद की तो मासूमा ने उन्हें गले लगाया और फिर जुदा होकर डाइनिंग हॉल से निकल गई, जबकि पीछे दादी जान को उसकी हरकत में मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। उसका रुख कायम के कमरे की जानिब था। कमरे के दरवाजे के सामने पहुंचकर उसने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। एक बार, दो बार, तीसरी बार दस्तक देने पर भी जब इजाजत ना मिली तो मजबूरन मासूमा को दरवाजा धकेल कर अंदर जाना पड़ा। सद शुक्र के दरवाजा लॉक ना था, मगर कमरे में दाखिल होने पर उसे कमरे में कोई जीरू नजर ही ना आया। एक पल को उसे परेशानी ने आन घेरा, मगर फिर निगाह टेरेस की समत गई। वहाँ किसी की मौजूदगी का एहसास होने पर उसके कदम टेरेस की जानिब बढ़े। ग्लास डोर धकेलती मासूमा टेरेस में दाखिल हुई तो नजर सामने रीलिंग पर हाथ जमाए अपनी सोचों में गुम लड़की पर पड़ी। सुर्ख रंग के सादे से जोड़े में मलबूस रेशमी दुपट्टा शाने पर रखे वो लड़की तकरीबन 21-22 साल की लगती थी। खुश शक्ल, दुबली पतली सी, बालों का जूड़ा बनाए वो शिराजी हाउस के वसी और खूबसूरत लॉन को रात के अंधेरे में मसनूई रोशनियों की मदद से रोशन होता मबहूत सा देख रही थी। वो इस कदर गुम थी कि मासूमा को उसके शाने पर हाथ रखकर अपनी तरफ मुतवज्जो करना पड़ा। वो एकदम चौंक सी गई, दो कदम पीछे होकर मासूमा को देखने लगी, जबकि मासूमा ने उसकी बोखलाहट को नजरअंदाज करते हुए हल्का सा मुस्कुराकर सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम जवाबन लड़की मासूमा के शफाफ मुस्कुराते चेहरे को बगौर देखते हुए धीमी आवाज में बोली, मैं मासूमा शिराजी, काइम भाई की बहन। आपका क्या नाम है भाभी? वो मुस्कुराती आंखें उस पर जमाई पूछ रही थी। मासूमा को जाने क्यों वो जो एक उदासी थी आनिया के साथ अपने भाई का रिश्ता ना होने पर अब उस लड़की को काइम की बीवी के रूप में देखकर खत्म हो चुकी थी, बल्कि अब उदासी की जगह वो खुश अखलाकी का मुजाहिरा कर रही थी। जाने क्यों उसे पहली नजर में ही सामने खड़ी लड़की पसंद आ गई थी। माहीन ने यकलफ्ज़ी जवाब दिया, जबकि मासूमा की दिलकश मुस्कुराहट पर माहीन के लब अपने आप मुस्कुराए थे। दूसरा, मासूमा के तारुफ पर उसे यह कोना सुकून भी मिला था कि मासूमा उससे खुश अखलाकी से मिली थी, नहीं तो वो इतना घबरा रही थी। कैसे कैसे ख्याल उसके दिल में आ रहे थे। एक तो काइम का सर्द रवैया, इन 2 माह में एक बार भी उसने उसे देखने की ख्वाहिश जाहिर नहीं की थी, और फिर आज महज एक सरसरी सा एक नज़र ही देखा था। फिर सफर के दौरान भी कोई बात नहीं की थी। उसके रवैये पर किस कदर दिल बहर आया था उसका। और फिर घर पहुंचने पर किसी ने भी सलाम दुआ करने तक की जहमत न की थी उसे, बस मुलाजमा से कहकर कमरे में बंद करवा दिया था। और फिर शाम से रात हो गई, वो यूं ही यहाँ बैठी थी। अब दिल घबरा रहा था तो टेरेस पर चली आई थी, मगर मासूमा के गर्म जोशी से मिलने पर उसे दिली सुकून पहुंचा था। माफ कीजिएगा भाभी, हम आपका सही से इस्तकबाल भी न कर सके। वो एक्चुअली घर में थोड़ा मसला हो गया था, लेकिन अब मैं आपको खाने के लिए बुलाने आई हूँ। चलें, दादी जान इंतजाम करवा रही हैं आपका, फिर बाकी सबसे भी मिलवाऊंगी आपको। मासूमा मुस्कुराकर बोलती माहीन का हाथ थामकर दोस्ताना अंदाज में पहले कमरे में लेकर आई, फिर कमरे से बाहर जाने लगी। जब वो खिलाई हुई माहीन के कदम रुक गए। जाने क्यों अजीब सा खौफ यहाँ उसे महसूस हो रहा था, जैसा उसने अपने माँ बाप से सुना था यहाँ के सख्त माहौल के मुतालिक। वो तो उसी वक्त परेशान हो गई थी। अब मासूमा से बाहर ले जा रही थी, मतलब वहाँ सब लोग मौजूद होंगे। ये सोच माहीन के हवासों पर सवार हो रही थी। बेशक वो बाहिम्मत लड़की थी, मगर अपने ससुराल में पहली बार किसी से मिलना। कोई भी लड़की उसकी जगह होती तो ऐसे ही घबरा जाती। अरे क्या हुआ भाभी? माहीन के वहीं जमीन पर जमे कदम देखकर मासूमा ने उसके घबराए परेशान चेहरे को देखा और फिक्रमंदी से पूछा, कुछ भी नहीं। अब वो मासूमा को कैसे बताती कि उसे सही मायनों में डर लग रहा था। जाने शिराजी हाउस के मकीन उसे किस तरह देखते हैं और क्या समझते हैं, क्योंकि वो तो खुद को आम सी लड़की समझती थी जिसने ख्वाबों ख्यालों में भी ऐसा महलनुमा घर ना देखा था। ना इतने अमीर कबीर खुश शक्ल मर्द को अपने हमसफर के तौर पर सोचा था। वो तो शुरू से यही सोचती आई थी कि काइम वक्त आने पर ये रिश्ता खत्म कर देगा, मगर ये तो उल्टा ही हो गया था। वो तो उसे अपने साथ बगैर कुछ कहीं सुने ले आया था। आपको डर लग रहा है? मासूमा ने मुस्कुराकर माहीन के फक चेहरे को देखकर मासूमा अंदाजा लगा चुकी थी कि वो सबके सामने जाने से घबरा रही है। जवाबन माहीन का सर खुद ब खुद असबात में हिल गया। मासूमा ने उसके शाने पर पड़ा दुपट्टा उसके सर पर अच्छी तरह उड़ाया। आप डरे नहीं, वहाँ भैया हो और मैं भी तो आपके साथ हूँ, चले आ जाए। मासूमा उसका हाथ से थामे कमरे से निकली, जबकि माहीन उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती